अगला टॉपिक है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ये आपका फेज है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये कंपाइलर का 5वां फेज है, ठीक है, और ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल फेज, ठीक है। आपके ऊपर है, अगर आप कोड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो ऑप्टिमाइज कर लो, क्योंकि ऑप्टिमाइज कर लोगे तो थोड़ी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और पूरा गेम जो है आपका वो परफॉर्मेंस का ही है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ हम कोड ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करेंगे? जैसे सपोज कोई सोर्स कोड दिया हुआ है, ठीक है, कोई सोर्स कोड दिया हुआ है, बोला गया इसमें ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करो। दूसरा, कोई बेसिक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, बेसिक ब्लॉक है, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, बोला गया इसमें ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करो, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, कोई इंटरमीडिएट कोड दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कोड दिया हुआ है और बोला गया है इसमें ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करो, ठीक है। और कुछ ऐसा दे सकता है, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दे सकता है और बोलेगा इसमें बताओ कि इसको तुम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा वो, ठीक है। और ये फेज जो होता है ऑप्शनल फेज होता है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ठीक है। और जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए ना कि कोड को ऑप्टिमाइज करो, तब तक ऑप्टिमाइज नहीं करना है, ठीक है। ये चीज याद रखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये ऑप्शनल फेज है आपका, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है आपकी, जो है सबसे पहली, वो है लूप ऑप्टिमाइजेशन। लूप ऑप्टिमाइजेशन, लूप ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि कोई सोर्स कोड दिया हुआ है, ठीक है, कोई सोर्स कोड दिया हुआ है आपको और इसमें लूप है, ठीक है, सपोज फॉर कोई भी लूप है, फॉर वाइल कोई भी लूप दिया हुआ है, उसको आपको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही कुछ टेक्निक होती है। इसके अंदर फर्स्ट टेक्निक जो है आपकी लूप इनवेरिएंट, ये प्रॉब्लम है बेसिकली, इनवेरिएंट, लूप इनवेरिएंट। दूसरी है आपकी कोड मोशन। कोड मोशन एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लूप इनवेरिएंट का ही सॉल्यूशन है, ठीक है। जो लूप इनवेरिएंट प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसी का कोड मोशन जो आपका सॉल्यूशन है। तीसरी है आपकी लूप जैमिंग, ठीक है, लूप जैमिंग। चौथी है आपकी लूप अनरोलिंग, लूप अनरोलिंग, और इनको ना बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, लूप अनरोलिंग। और लास्ट है आपकी इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, ठीक है, ठीक है, ये कुल 5, ठीक है, लूप ऑप्टिमाइज। हम ये कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे लूप इनवेरिएंट प्रॉब्लम हो गई, लूप जैमिंग है, लूप अनरोलिंग है, और कोड मोशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सॉरी, लूप इनवेरिएंट प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन है आपका ये कोड मोशन, ठीक है। तीसरी है आपकी प्रॉब्लम लूप जैमिंग की, चौथी है आपकी लूप अनरोलिंग, और पांचवें में क्या करते हैं, सपोज कोई कोड दिया, उसमें कोई इंडक्शन वेरिएबल होगा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, +1 या कांस्टेंट से +1 -1 होगा, उसे हम हटाएंगे, ठीक है, वो हो जाएगा आपका इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, ठीक है। तो हम एक एक करके सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, लूप इन वेरिएंट प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज एक प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, सपोज एक सोर्स कोड दिया हुआ है, a = 10, a = 10, b = 3 एंड x = 0 एंड y = 0, ठीक है। वाइल देखो ये लूप दिया हुआ है, ठीक है, इसी को हमें ऑप्टिमाइज करना है। i < 10 लाख है ना, ये 5 zeros, हाँ 10 लाख, i < or = 10 lakhs, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या दिया हुआ है, i = i + 1, x = b × c और y = y + x, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है, ये कितनी बार चलेगा, 10 लाख, ठीक है, हर बार एक एक करके बढ़ रहा है, i = i + 1, ठीक है। और अगर ये 10 लाख बार चलेगा तो इसमें टोटल मल्टीप्लिकेशन कितने होंगे, ध्यान से देखो, टोटल एडिशन कितने होंगे इसमें, एक एडिशन है ना बीच में, तो 10 लाख इसमें एडिशन होंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कितने, हर बार ये मल्टीप्लाई होगा, जितनी बार ये लूप चलेगा, i = 1 के लिए चलोगे फिर एक बार मल्टीप्लाई होगा, जब i = 2 का, तो मतलब टोटल 10 लाख बार ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
और मल्टीप्लिकेशन 2 है इसमें, तो मतलब 20 लाख, ठीक है। क्योंकि देखो 10 लाख, ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप चलेगा टोटल 10 लाख बार, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लिकेशन कितने हैं, 2, तो मतलब 20 लाख इसमें जो होंगे वो मल्टीप्लिकेशन होंगे। और एडिशन कितने होंगे, चलो एडिशन तो 10 ही लाख हो रहे हैं, ठीक है, 10 लाख है, क्योंकि एडिशन एक ही बार किया हुआ है, देखो एक बार ऐड किया है इसमें, नहीं एक बार नहीं 2 बार किया है, एडिशन 2 बार किया है, देखो 2 बार एडिशन किया है, तो एडिशन भी 20 लाख होंगे, ठीक है। बट अगर एक चीज आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो जो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बार बार, तो इसकी एक्स की जैसे वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यूज हो रही है वो कोई चेंज थोड़ी हो रही है। एक बार जो मल्टीप्लाई यहाँ कर ले रहे हो, ए बी सी, ए बी और सी कहाँ गया, सी की वैल्यू दी थी, हाँ सी की वैल्यू यहाँ पे दी है, सी की वैल्यू 5, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लो, वही वैल्यू बार बार देखो एक्स में यूज हो रही है, ठीक है। और हम जितनी बार लूप चला रहे हैं बार बार इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एक्स की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, भाई मल्टीप्लाई देखो, ए बी और सी की जो वैल्यू है वो तो फिक्स है ना, 10 इंटू 3 इंटू 5 कितना हुआ, जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एक्स में जाएगा, ठीक है, सपोज ऐसे मानो एक्स में जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बार बार चेंज तो हो नहीं रही है, बट फिर भी हम इसको बार बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं, हर एक लूप, सपोज आई बराबर 1 के लिए फिर से मल्टीप्लाई करा है, आई बराबर 2 के लिए फिर से मल्टीप्लाई करा है, बार बार इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। बट बार बार मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करा लो, और यहाँ पे x की सपोज कुछ वैल्यू आई, सपोज वैल्यू कितनी आई, 15, 150 वैल्यू आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 150 आ गई, तो हम बार बार इसको क्यों मल्टीप्लाई करा, एक बार यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट कर लो, इसी चीज को यहाँ पे ऊपर एक बार कैलकुलेट कर लो, और फिर x को यहाँ पे आराम से यहाँ पर बार बार यूज करो। जरूरी क्या बार बार आप लूप चला रहे हो और बार बार नीचे इसको मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो अननेसेसरी मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। तो यही जो प्रॉब्लम है ना आपकी, ये है इनवेरिएंट प्रॉब्लम, ठीक है, कि अननेसेसरी आप मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो जबकि उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू चेंज तो होगी नहीं, बार बार सेम ही वैल्यू आएगी एक्स की, ए बी सी की वैल्यू क्योंकि फिक्स है, चेंज तो हो नहीं रही है, तो इस वजह से आप अननेसेसरी मल्टीप्लाई करा रहे हो, जिसकी वजह से जो लूप इनवेरिएंट प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी को अगर हम ऑप्टिमाइज करके लिखें, तो लिख सकते हो ए बी सी सब ऊपर सेम होगा, ए इक्वल टू 10, ये सेमी कॉलन नहीं है यहाँ पे यार, इसको कॉमा कर लेना, ठीक है, कॉमा, बी इक्वल टू 3, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, सी बराबर 5, ठीक है। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 लाख आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। अब जो ये x वाला है ना, वो मैंने यहाँ से उठ के यहाँ पे मूव करा दिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने, x इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, क्योंकि x की वैल्यू चेंज तो हो नहीं रही है, चेंज क्यों नहीं रही, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू भी फिक्स है, तो हम बार बार अननेसेसरी हर एक, बोल सकते हो हर एक आइट्रेशन में हम क्यों बार बार उसे मल्टीप्लाई करें, अननेसेसरी क्यों मल्टीप्लिकेशन करें। तो जैसे यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे हर बार मल्टीप्लाई होगा, 20 लाख मल्टीप्लिकेशन होंगे, तो बट उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू फिक्स है, एक्स की वैल्यू चेंज होगी नहीं, तो हम एक बार ही ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो बार बार उसके बाद हम यहाँ पे उसे आराम से यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम इसे, तो यही प्रॉब्लम जो होती है ये लूप इनवेरिएंट प्रॉब्लम होती है। और जो हमने ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको मूव करके यहाँ लिख दिया, तो इसका जो सोल्यूशन है यही है आपका कोड मोशन, जो मूव करा दिया ना हमने कोड को, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया कोड मोशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्टिमाइजेशन। पहले कितने मल्टीप्लिकेशन हो रहे थे, 20 लाख, अब कितने हो रहे हैं, सिर्फ 2 मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो यही जो प्रॉब्लम है आपकी लूप इनवेरिएंट है, और जो हमने कोड को मूव करा दिया तो उसके बाद जो उसका सॉल्यूशन था उसी को हम बोलते हैं कोड मोशन, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था जो कोड मोशन है आपका वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये था आपका लूप इनवेरिएंट, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है इसमें, तीसरा है लूप अनरोलिंग। लूप अनरोलिंग में क्या होता है, हम टेस्ट केसेस को डिक्रीज करते हैं, यहाँ पे लिख लो डिक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है। जैसे
यहाँ पे कोड दिया हुआ i इक्वल टू 1 वाइल ठीक है, ये कोड दिया हुआ। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, i इज लेस देन और इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैं 10 लाख ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ध्यान से अगर देखो तो ये लूप 10 लाख बार चलेगा। ठीक है, 10 लाख तक चलेगा। ठीक है, कितना, 10 लैक्स। ठीक है, और इसमें यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, हर बार एक कंपैरिजन होगा। ठीक है, आई जब इसको असाइन करोगे हर बार एक कंपैरिजन होगा, तो इसमें कितने, टोटल 10 लाख कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। अभी यहाँ पे कितने हैं, 10 लाख है, तो इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे अगर कोई कोड आपको आता है और जिसमें ऐसे टेस्ट केसेस हैं जिसमें बार बार कंपैरिजन हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, टेस्ट केसेस बन रहे हैं, ठीक है, उनको हम सिर्फ डिक्रीज कर देंगे, आई प्लस 1। ठीक है, और इसी को दोबारा से इसी सेम कोड को लिख दो, आई प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कंपैरिजन कुछ कम हुए, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख कंपैरिजन हो रहे थे। देखो, हर बार चेक करोगे, उसके बाद आपने क्या किया, जब इसी चीज़ को आपने 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पे कंपैरिजन घट के कितने हो जाएंगे, 10/2, कितने, 5 लाख कंपैरिजन हो जाएंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो होती है आपकी, वो होती है आपकी लूप अनरोलिंग। इसमें करते क्या हम, जो टेस्ट केसेस हैं उन्हें डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 10 लैक्स कंपैरिजन। और यहाँ पे मैंने उन टेस्ट केसेस को डिक्रीज किया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे जब दो पार्ट में ब्रेक किया, 10 लाख से 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितने, 5 लाख कंपैरिजन हो गया। तो यही हो गया आपका डिक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, अगला है आपका लूप जैमिंग। लूप जैमिंग में क्या होता है, सपोज एग्जांपल से समझो, सपोज दिया हुआ है, पहला लूप दिया हुआ वाइल i इक्वल टू 1 वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 10,000 इन 10 लैक्स, कितने, 5 जीरो आएंगे ना। ठीक है, 10 लैक्स i प्लस प्लस एक्स गोज टू एक्स प्लस वाई इंटू 2। ठीक है, ये दिया हुआ है वाई जेड स्टार एक्स और जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक तो ये लूप दिया हुआ है, और दूसरा लूप दिया हुआ है, सेम ही लूप दिया हुआ है, सेम ही, बिल्कुल सेम जो ऊपर दिया हुआ है यही दिया हुआ है, वाई आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 लैक्स, कितना, 10 लैक्स। ठीक है, यहाँ पे भी वही आई प्लस प्लस, और क्या दिया हुआ है, सेम ही लूप दिया हुआ है ए इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस ए, बी इंटू ए, और बी इक्वल टू ए माइनस सी, और आई प्लस प्लस चलो लास्ट में कर दो, लास्ट में किया इन्होंने, इसमें लास्ट में किया, लास्ट में यहाँ पे किया है आई प्लस प्लस। ठीक है, और क्लोज। तो ध्यान से देखो, लूप जैमिंग में क्या होता है, देखो 2 लूप दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों के कंडीशन सेम है, वो भी 10 लाख बार चल रहा है, ये 10 लाख बार चलेगा, और ये भी 10 लाख बार चलेगा। ठीक है, 10 लैक्स। ठीक है, ध्यान से देखो, ये भी 10 लाख बार चल रहा है, ये भी 10 लाख, और हमने दोनों को अलग अलग लिख रखा है। ठीक है, तो टोटल कितनी बार चलेगा, 10 लाख ये, 10 लाख ये, कितना, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख बार ये लूप चलेगा। बट ध्यान से देखो, अगर दोनों की कंडीशन सेम है, ये 10 लाख बार चल रहा है, ये भी 10 लाख बार चल रहा है, तो हम क्यों ना इन दोनों को कंबाइन करके एक ही लूप में लिख दें। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं लूप, ये जो प्रॉब्लम है लूप जैमिंग है, इसको एक में करके लिख दो तो ये कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है। 10 लाख अगले पेज में लिख देते हैं, इसमें जगह नहीं है, आ नहीं पाएगा ये। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, क्योंकि अभी 10 लाख बार ये चल रहा है, 10 लाख बार ये चल रहा है, और जब दोनों की कंडीशन सेम है भैया, तो हम दोनों को कंबाइन करके भी तो एक ही लूप में लिख सकते हैं ना दोनों को, इसी चीज़ को। ये प्रॉब्लम जो है लूप जैमिंग है। ठीक है, तो इसको हम ऑप्टिमाइज करके लिख सकते हैं, एक ही में लिख दो, आई इक्वल टू 1 वाइल क्या था, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 लाख क्या था, एक्स गोज टू एक्स प्लस वाई
y इक्वल टू जेड इंटू एक्स और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई और ये, और सेम जो नीचे वाला था, जो ये वाला पार्ट था, ये भी 10 लाख बार सेम कंडीशन चल रहा था, ठीक है, 10 लाख बार ये भी चला, तो इसको भी उठा के उसी सेम लूप में डाल दो, यहाँ पे डाल दो इसको डाल दो, a बराबर b प्लस सी और c बराबर b इंटू ए, b बराबर a माइनस सी और लास्ट में i प्लस प्लस, ठीक है। तो वो पिछला वाला जो था वो देखो 20 लाख बार, क्योंकि 10 लाख बार एक बार ये चल रहा था, फिर 10 लाख बार ये चल रहा था, ठीक है। तो अब जब मैंने दोनों को एक में ही कर दिया तो टोटल कितनी बार चलेगा, ये 10 लाख बार चलेगा। तो ये ऑप्टिमाइज है, ठीक है, ये ऑप्टिमाइज है, ये ऑप्टिमाइज कोड है, ठीक है। बस यही सब करना होता है ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाए कि कोड को ऑप्टिमाइज करो, तभी आप कोड को ऑप्टिमाइज करना। अदरवाइज उन्होंने अगर नहीं बोला ऑप्टिमाइजेशन को और अगर आपको दिख रहा है कि उसमें ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, फिर भी मत करना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगला है आपका लूप जैमिंग, हो गया। अब है आपका इंडक्शन वेरिएबल, पांचवा लास्ट, इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, ठीक है। इंडक्शन वेरिएबल क्या होता है? सपोज कोई वेरिएबल है x और वो इंक्रीमेंट हो रहा बाई कांस्टेंट, इंक्रीमेंट बाई कांस्टेंट, इंक्रीमेंट और बोल सकते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट और, एक सेकेंड, सपोज कोई वेरिएबल है x, ठीक है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट और बोल सकते हो डिक्रीमेंट बाई कांस्टेंट, ठीक है, बाई कांस्टेंट। अगर कोई वेरिएबल है, सपोज x वेरिएबल है और वो इंक्रीमेंट या बोल सकते हो डिक्रीमेंट, दोनों में से कोई एक चीज़ हो रही है और बाई कांस्टेंट से घट बढ़ रहा है अगर, तो उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। वही इंडक्शन, उसी को बोलते हैं इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, ठीक है। सपोज एक कोड दिया हुआ है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, j इक्वल टू 4 और i इक्वल टू 1, ठीक है। वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 100, x प्लस वाई इंटू जेड, i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है, i इक्वल टू i प्लस 1, j इक्वल टू j प्लस 4, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखो तो ये जो लूप चल रहा है आपका कितना 100 टाइम चल रहा है, 100 टाइम्स, ठीक है। तो कोई भी अगर वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है बाई कांस्टेंट, ये देखो, ठीक है, i बराबर i प्लस 1, ठीक है। तो इसको अपन हटा देंगे, और जब इसको अपन हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, वाइल, ध्यान से देखना, यहाँ पे कितनी बार चल रहा है, 100 बार चल रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये लिखोगे i इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो ये 4 से बढ़ेगा, तो ये 100 टाइम नहीं चलेगा, 100 टाइम नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से हमें इसको चलाना भी उतने ही बार है, यहाँ पे जितनी बार चल रहा है, कितनी बार चल रहा है, 100 बार चल रहा है ना, तो 100 बार चलाना है हमें। बट यहाँ पे क्या 1 से बढ़ रहा था बार बार, ठीक है, यहाँ पे क्या ये 4 से बढ़ेगा। जब ये आप हटा दोगे तो ये 4 से आगे बढ़ेगा, तो 4 से आगे बढ़ेगा मतलब यहाँ पे हमें 400 रखना पड़ेगा। क्यों? अभी देखना, 400 यहाँ पे रखना पड़ेगा, x प्लस वाई इंटू जेड, ठीक है, j इक्वल टू j प्लस 4, ठीक है। अब जब इसको हटा दिया आपने, इसको हटा दिया, क्योंकि इंडक्शन वेरिएबल था, कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, इसको हटा दिया आपने। उसके बाद जब हटाया आपने तो ये लूप था, पहले 100 बार चल रहा था, बट अब ये 4, अगर यहाँ पे 100 होता तो ये 4 से अगर बढ़ेगा 100/4 कितना होगा, 25, ठीक है, 25, तो ये 25 ही बार चलेगा, बट हमें चलाना 100 टाइम है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 400 ले लिया। अब ये 4 से बढ़ रहा है तो 400/4, क्योंकि 4 से बढ़ रहा है तो कितना आएगा, 100। तो ये लूप 100 टाइम्स ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 100 की जगह पे 400 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये 4 बार बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन यही होता है, यहाँ से हटाया और उसको हटा करके देखा कंडीशन ये 100 बार चल रहा था, तो इसको भी हमें 100 बार ही चलाना था, तो 100 बार, लेकिन फिर ध्यान से देखा j इक्वल टू j प्लस 4 था, तो
यहाँ पे मुझे कंडीशन में मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि लूप उतने ही बार चलना चाहिए जितनी बार यहाँ पे चल रहा था जब आपने कोड को ऑप्टिमाइज नहीं किया था। ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी कोड उतनी बार ही चलना चाहिए, समझो, उतनी बार ही लूप आइट्रेशन उतनी आइट्रेशन ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो कि देखो ऐसे समझो, ऑप्टिमाइजेशन के पहले जितनी बार लूप चल रहा था, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी उतनी बार ही लूप चलेगा। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे ये इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेट किया। उसको एलिमिनेट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 4 से बढ़ रहा था, ठीक है, 4 से बढ़ रहा था। तो जब 4 से बढ़ेगा और अगर आप यहाँ 100 लोगे तो मतलब ये सिर्फ 25 ही बार चलेगा, और हमें चलाना कितनी बार है लूप को, 100 टाइम्स। अगर 100 टाइम्स लूप को चलाना है हमें, तो यहाँ पे 400 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 से बढ़ रहा है बार बार। तो 400/4 इक्वल टू 100, तो ये लूप यहाँ पे 100 टाइम्स चल जाएगा। तो ये टेक्निक होती है आपकी इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, ठीक है। अब लूप ऑप्टिमाइजेशन की जो भी अंदर की सारी टेक्निक थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। अब दूसरा है जो कांस्टेंट फोल्डिंग, ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, कांस्टेंट फोल्डिंग, ठीक है। कांस्टेंट फोल्डिंग में क्या होता है, लोग ऐसे लिख देते हैं 10 20/3। इसको लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, इसको जबरदस्ती क्यों एक्सटेंड कर रहे हो, जबकि कांस्टेंट है तो फोल्ड कर दो इसे। इसी को ऑप्टिमाइज करके लिख दिया जाता है ऐसे, इसे ऐसे लिख दो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, इसे ऐसे एक्सटेंड करके क्यों लिख रहे हो, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट फोल्डिंग। फोल्ड करके आराम से लिख दिया इसको। सपोज दूसरा है, इफ 10 इज लेस देन 20 गो टू L1 एल्स गो टू L2। कांस्टेंट में आप ये क्यों लगा रहे हो, कांस्टेंट में मतलब आप ये क्यों कर रहे हो, ठीक है। 10 इनको फोल्ड करो ना, सीधे भी तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे 10 इज लेस देन 20 कंडीशन ट्रू है, तो सीधे लिख दो यहाँ पे गो टू L1। बस सीधे कांस्टेंट को आपको फोल्ड करना है। जैसे यहाँ पे ये आपने पूरा लिखा था, जैसे सपोज ऐसे लिख रहे हो बार बार 10 + 20 × 3, इसको डायरेक्ट भी तुम आप ऐसे साइन कर सकते हो ना, 70। इस कांस्टेंट को फोल्ड कर दो, ठीक है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू से फोल्ड कर दो। तो यही होता है कांस्टेंट फोल्डिंग। अगला है आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन। स्ट्रेंथ रिडक्शन, सपोज जैसे आपने लिखा, इसमें करते क्या हम, रिप्लेस हाई कॉस्ट बोल सकते हो ऑपरेटर, रिप्लेस हाई कॉस्ट ऑपरेटर या बोल सकते हो वेरिएबल बाई लेस कॉस्ट वेरिएबल या ऑपरेटर। सपोज आपके पास कोई हाई कॉस्ट का ऑपरेटर है और उसको आपने लेस कॉस्ट के ऑपरेटर से बोल सकते हो रिप्लेस कर दिया, बट आंसर जो था या बोल सकते हो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई। जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे लिखा 2 × x, ठीक है, इसमें जो x है ऑपरेटर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, हाई कॉस्ट है, ठीक है। और इसी को आपने ऐसे भी तो लिख सकते हो आप x + x, तो ये भी तो 2x ही आएगा ना, ये भी तो 2x ही आएगा ना। यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, बट आपने क्या किया, इसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया। कैसे, यहाँ पे जो ऑपरेटर था इसकी जो प्रॉपर्टी वो ज़्यादा होती है प्लस से, कॉस्ट हाई आएगी इसकी, ठीक है। और जो ये प्लस ऑपरेटर इसकी प्रायोरिटी कम होती, तो लेस कॉस्ट के ऑपरेटर से कर दिया मैंने, लेस कॉस्ट होती है। तो बस यही होता है स्ट्रेंथ रिडक्शन। जैसे एक और ले लो, दूसरा आपका x², ठीक है, ये हाई कॉस्ट है, ठीक है। इसी को आपने क्या किया, लेस कॉस्ट के ऑपरेटर से कर दिया। x² को ऐसे भी तो लिख सकते हो, x × x लिख सकते हो, x × x भी तो लिख सकते हैं, तो ये भी तो x² ही है, मीनिंग नहीं चेंज होना। जैसे यहाँ भी x² है तो यहाँ भी x² ही आना चाहिए। ये पावर है, इसकी ज़्यादा होती है, तब ज़्यादा होगी, ये लेस कॉस्ट है, इसकी ऑपरेटर की लेस कॉस्ट है। तो ये होता है आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में। सबसे सिंपल सी चीज़ है, जो हाई कॉस्ट का ऑपरेटर है या बोल सकते हो हाई कॉस्ट का वेरिएबल है, उसे रिप्लेस कर दो लेस कॉस्ट के वेरिएबल से या बोल सकते हो ऑपरेटर से, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला है आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या होता है, सिंपल सा है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है x + 0, तो x लिख दिया, ठीक है, x - 0 x, ठीक है, x × 1 x,
उसके बाद दिया हुआ है आपका 0/x 0, ठीक है। अब जैसे दिया हुआ है बी और ये और है और ट्रू, तो और में क्या होता है, कोई एक हमें ट्रू चाहिए होता है, मतलब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, अगर ऑलरेडी ये ट्रू है तो हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये पहले ट्रू होगा, इसे स्विच बोल सकते हो, ठीक है। जैसे बी है, एंड है बीच में एंड है और ये फॉल्स है, तो एंड में क्या होता है, एंड में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स है तो पूरा फॉल्स हो जाएगा, तो हमें बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे फॉल्स बोल देंगे इसे हम। अब जैसे एक और है बी एंड ट्रू, ठीक है। अब एंड में क्या है, दोनों ट्रू होंगे तभी जाके ट्रू होगा, तो ये तो ट्रू है। अब डिपेंड किस पे करेगा, बी पे, जो बी होगा। अब बी सपोज यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, अगर बी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर बी ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो सारी कहानी कहाँ डिपेंड कर रही है, बी पे। तो यहां पे बोल सकते हो बी एंड ट्रू आपका होगा, किस पे डिपेंड करेगा, बी पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। और में क्या होता है, और में होता है अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू नहीं हुए तो फॉल्स आएगा, अगर एक भी फॉल्स है, जैसे यहाँ पे देखो एक फॉल्स है, अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। इसमें क्या लास्ट वाले में क्या है, ये तो हमें दिखा दिया कि दूसरा जो है वो ट्रू है, बट एंड में क्या होता है, जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है। एंड में हमें दोनों ट्रू चाहिए होते हैं, एंड में हमें दोनों ट्रू चाहिए होते हैं, ये होती ना 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो एंड में जब तक दोनों 1 1 नहीं होंगे, दोनों हाई नहीं होंगे, तब तक आउटपुट 1 नहीं आएगा, बोल सकते हो हाई आउटपुट नहीं आएगा, वरना बाकी वैसे तो अगर एक भी 0 है तो सब आउटपुट 0 आएगा। इसके लिए हमें दोनों 1 1 चाहिए, मतलब यह बोल सकते हो दोनों ट्रू चाहिए एंड के लिए, ठीक है। अगर एक भी फॉल्स है तो आउटपुट जो आपका है वो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेम हमने इसमें किया, बी एंड ट्रू, एक तो ट्रू था बट जो बी है अब इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो सारी कहानी बी पे होगी। अगर बी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर बी ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो सारी कहानी किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका x + 0 x होता है, x - 0 x होता है, x × 1 x होता है, और 0 / x 0 होता है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। अगला है आपका कॉपी प्रोपगेशन, ठीक है, कॉपी प्रोपगेशन, ठीक है। इसमें आप करते क्या हो, सपोज आपने एक वेरिएबल t1 लिया और इसको t2 में डाल दिया, ठीक है। दूसरा वेरिएबल t2 लिया, दूसरा वेरिएबल आपने सपोज t3 लिया और आपने t4 में डाल दिया। मतलब जब आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में डालते हो तो उसी को बोलते हैं कॉपी प्रोपगेशन। मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में डाल के उसको प्रोपगेट कराना, इसी को बोलते हैं कॉपी प्रोपगेशन, ठीक है। तो यहां से लिख लो, डोंट स्टोर वन वेरिएबल in another variable and don't propagate। मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में डाल के उसे प्रोपोगेट मत करो, ठीक है। ये होता है आपका कॉपी प्रोपोगेशन। जैसे कि आपने क्या किया, सबसे पहले t1 लिया, उसको t2 में डाल दिया, फिर आपने क्या किया, t1 और t2 को मल्टीप्लाई करा, वेरिएबल ही है, फिर आपने t3 में डाला, फिर क्या किया आपने, दोबारा से एक वेरिएबल लिया t3 लिया, उसको t4 में डाल दिया, ठीक है। तो ये आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में डाल रहे हो और उसको प्रोपोगेट करा रहे हो, ठीक है। और फिर क्या किया आपने, यहाँ से फिर आपने क्या किया, t3 और t2 का मल्टीप्लिकेशन कराया, फिर आपने t5 में डाल दिया, और लास्ट में आपने क्या किया, t5 + t4 को ऐड किया और r में डाल दिया, ठीक है। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, ये चीज़ ना करके कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में डाल करके, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ना डाल करके सीधे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो सीधे t1 × t2 करो और t3 में डाल दो, सेम ऐसे ही t3 × t2 करो और इसे t4 में डाल दो, और लास्ट में r में क्या करो, t4 + t5 करके इसको r में डाल दो, खत्म करो कहानी, ठीक है। एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल में डाल के उसे प्रोपोगेट मत करो, ठीक है। बट ये इसका पूरा मुद्दा है, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉपी प्रोपोगेशन। अगला है आपका 6 कांस्टेंट
फोल्डिंग, ठीक है, मतलब सपोज कोई कोड लिखा है आपने, उसमें ऐसे डिफाइन कर रखा है, जैसे कि कांस्टेंट फोल्डिंग है कि कांस्टेंट प्रोपोगेशन है। कांस्टेंट फोल्डिंग, कांस्टेंट फोल्डिंग में क्या होता है, आप ऐसे करते हो, सपोज ये मैं करा चुका हूँ कांस्टेंट फोल्डिंग करा चुका हूँ मैं। यहाँ पे कांस्टेंट फोल्डिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा कांस्टेंट प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रोपोगेशन, कांस्टेंट प्रोपोगेशन। इसमें क्या करते हो, कॉपी प्रोपोगेशन में क्या करते थे आप, एक वेरिएबल को लेते थे और इसको दूसरे वेरिएबल में डाल के उसको प्रोपोगेट कराते थे। इसमें क्या कर रहे हो आप, कांस्टेंट को लेते हो और वेरिएबल में डाल के उसे प्रोपोगेट कराते हो, तो हो जाता है आपका कांस्टेंट प्रोपोगेशन, ठीक है। यहाँ का लिख लो, यहाँ पे लिख लो, हियर वी प्रोपोगेट कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि आपने कांस्टेंट लिया और इसको पी में डाला, वेरिएबल में डाला, ऐसे ही यहाँ पे आपने 180 को लिया और वाई वेरिएबल में डाला और क्या कर रहे हो आप, उसे प्रोपोगेट करा रहे हो, ठीक है। x गोज टू 2 इंटू ए, तो यहाँ पे ये नहीं करना, ठीक है। ये प्रोपोगेशन है, कांस्टेंट प्रोपोगेशन, मतलब कांस्टेंट को वेरिएबल में डाल के उसे प्रोपोगेट करा रहे हो। अगला क्या है आपका, डेड कोड एलिमिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज आपने एक कोड लिखा, सोर्स कोड लिखा, और ऐसे एग्जांपल से समझो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। a बराबर 50, b बराबर 60, t1 बराबर a इंटू बी, ठीक है। फिर लिखा आपने c इक्वल टू 70, d इक्वल टू 80 और t1 इक्वल टू c इंटू डी, और लास्ट में आपने क्या किया, t1 को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, a और b को मल्टीप्लाई करा के t1 में स्टोर कर रहे हो। यहाँ आप क्या कर रहे हो, फिर से इसी सेम वेरिएबल में क्या कर रहे हो आप, इसकी जो यहाँ पे वैल्यू आई है उसे आप बोल सकते हो कि ओवरराइड कर रहे हो, इसका सी और डी का मल्टीप्लाई करा के, और लास्ट में यहाँ पे ये वाला t1 प्रिंट हो जाएगा। जब ये वाला t1, जब c इंटू डी का मल्टीप्लिकेशन ही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो आपको इस कोड की क्या ज़रूरत है, ये तो अननेसेसरी हुआ ना, फिर ये अननेसेसरी हुआ ना, तो इस वजह से इस कोड को रिमूव करो, एलिमिनेट कर दो और कोड को ऑप्टिमाइज करके लिख दो, c इक्वल टू डी, डी इक्वल टू 80, t1 बराबर c इंटू डी और पी एफ इक्वल टू t1, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्टिमाइज कोड। ये क्या होगा आपका, डेड कोड। डेड कोड है आपको, इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं ना। आप यहाँ पे a इंटू बी का मल्टीप्लाई करा रहे हो, फिर t1 में आप स्टोर कर दे रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे आप क्या कर रहे हो, सेम c और d का मल्टीप्लाई कर रहे हो और जो t1 में वैल्यू पड़ी उसे ओवरराइट कर दे रहे हो, लास्ट में फिर ओवरराइट करके आपने c और d का मल्टीप्लीकेशन ही आपने एंड में प्रिंट कराया। तो इस कोड का क्या मतलब है, ये तो फिर अननेसेसरी हुआ ना, इसका कोई यूज ही नहीं है, तो ये डेड कोड हुआ, एलिमिनेट कर दो इसे और कोड को ऑप्टिमाइज करके लिख दो, ठीक है। ये हो गया आपका डेड कोड एलिमिनेशन, ओके। नेक्स्ट है आपका 7। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि आंखें बंद करके मत डिलीट करना। जैसे सपोज ये t1 दिया है डिस्प्ले, एक और एग्जांपल है, t1 इक्वल टू दिया हुआ डिस्प्ले, मतलब ऐसे देख लेना, t1 इक्वल टू दिया हुआ 70 और यहाँ पे प्रिंट t1। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट देखेंगे t1 यहाँ पे, ठीक है, t1 डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पे और इसे हटा देंगे ना। जब भी फंक्शन दिया हो तो बहुत केयरफुल रहें, बहुत सतर्क रहें। क्या पता जो ये फंक्शन है कुछ यहाँ पे, ये सपोज ये फंक्शन है, इसकी यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले फंक्शन है, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या पता ये फंक्शन हो कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा हो यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार देख लेना क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, क्या वैल्यू ले रहा है, क्या वैल्यू t1 में असाइन हो रही है। फिर अगर आपको उसको देख के लगता है कि ठीक है ये t1 अपने काम का नहीं है, यही वाला लास्ट में प्रिंट होना है, तो तब इसे एलिमिनेट करना। ऐसे बिना देखे, बिना सोचे समझे, खासकर फंक्शन के केस में डायरेक्टली ऐसे कोड को हटाना नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे कोड को एलिमिनेट करना नहीं है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहले आपको चेक कर लेना है अच्छे से, चेक करने के बाद जब आपको पता चलता नहीं ठीक है इस कोड का कोई यूज नहीं है, तब उसे आप वहां से डिलीट करें, खासकर फंक्शन के केस में, ठीक है। ये हो गया आपका डेड कोड एलिमिनेशन। अगला है आपका कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, ठीक है।
कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। इसमें क्या है आपका, इसमें बेसिकली डैग बनाते हैं। क्या डैग मतलब जो कॉमन सब एक्सप्रेशन है उसे एलिमिनेट कर दो, और यही तो हम डैग में करते हैं, जो कॉमन सब एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और डैग को मैंने बहुत अच्छे से आपको इंटरमीडिएट कोड में समझाया। ठीक है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे a प्लस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी इंटू सी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका डैग बनाओ। डैग में क्या होता है, कॉमन सब एक्सप्रेशन को हम एलिमिनेट करते हैं, तो ये कॉमन है। ठीक है, इसे एलिमिनेट करना है तो उसका डैग बनाओ बी सी स्टार। यहाँ पे मैं जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट कोड में बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम दे करके उसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, बी इंटू सी, और फिर यहाँ पे क्या लिया हमने, ए ले लिया और फिर अपन ने ऐड कर दिया, ऐड किया तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें ये चाहिए, इसमें देखो बी इंटू सी रिपीट कर रहा है, ए भी है वो भी रिपीट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेटर लो ये वाला। ठीक है, ये वाला लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ से हमने बी इंटू सी ले लिया और फिर यहाँ से हमने ए ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू सी। ठीक है, उसके बाद बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, और यहाँ से ये वाला पार्ट ले लिया, और ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से ले लिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर क्या किया मैंने, इसको ये वाला ऑपरेटर लिया और x के बराबर कर दिया। तो ये हो गया आपका डैग। ठीक है, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। अगला है आपका, ये सारी टेक्निक हो गई। अब हम कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे, लो लेवल कोड को। ठीक है, लो लेवल कोड को, मशीन डिपेंडेंट कोड को अब हम ऑप्टिमाइज करेंगे, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑन मशीन डिपेंडेंट कोड। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑन मशीन डिपेंडेंट कोड। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहली टेक्निक आपकी आती है वो है पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, दूसरी है आपकी रजिस्टर एलोकेशन। ठीक है, अब पीप होल के अंदर भी कई सारे ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, कई सारी टेक्निक है, जैसे कि आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, कांस्टेंट फोल्डिंग, स्ट्रेंथ रिडक्शन, आपका यूज ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिडंडेंट लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। तो वो सब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, और इसके अंदर जो भी सारी टेक्निक्स होती हैं वो सारी हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहली टेक्निक है आपकी रिडंडेंट लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस। ये जो भी सारी बात हो रही, जो भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ये सारी पढ़ रही है हम मशीन डिपेंडेंट कोड के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब लो लेवल कोड के लिए। ठीक है, रिडंडेंट लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये दिया हुआ है लोड ए ऑन, एक R0 है वो रजिस्टर है, उसमें हम ए की वैल्यू को डाल रहे हैं, ए की वैल्यू को हम डाल रहे हैं इस वाले ये R0 वाले रजिस्टर में। ठीक है, उसके बाद हम सेम चीज़ क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं स्टोर ए ऑन R0। ये दोनों सेम ही, ये जो दोनों इंस्ट्रक्शन है वो सेम ही काम तो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे रिडंडेंट है। ठीक है, तो इस वाले को हटा दो। ठीक है, ऐसे ही किसी ने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे ही किसी ने यहाँ पे लिख दिया लोड ए R0, मतलब ए को इस रजिस्टर में डाल दो, इस वाले रजिस्टर में डाल दो, लोड, फिर से उसने लिख दिया ए R0। ठीक है, तो ये रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इसको रिमूव करो। ठीक है, तो यही हो गया आपका रिडंडेंट लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। दूसरा है इसी में दूसरी टेक्निक जो आपकी है वो है यूज ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, इसमें ये है अननेसेसरी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला मूव आई R0, मतलब आई को R0 में डाल दो। ठीक है, फिर क्या किया आपने, मूव 1 ऑन R1, एक R1 रजिस्टर है उसमें आपने 1 को डाल दिया। ठीक है, ऐसे लिख लो, यहाँ पे R1 में आपने 1 को डाल दिया, और उसके बाद आपने
आपने क्या किया, आई को R0 में डाल दिया, ठीक है, या R0 बोल दो, ठीक है। फिर क्या किया आपने, दोनों को ऐड कराया, ऐड करा लिया और ऐड करा दिया R0 प्लस R1, ठीक है, दोनों को ऐड करा दिया। फिर क्या किया आपने, रिजल्ट को क्या मूव करा दिया, मूव आई, ठीक है, आई, ठीक है, ये मूव करा दिया। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ध्यान से देखो तो जब ऐड कराया तो i+1 हुआ, ठीक है, i+1 हुआ, ठीक है। तो अगर ध्यान से आप देखो तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली हम i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, या बोल सकते हो 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये जो भी सारे आपने इंस्ट्रक्शन लिखे, इसको अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो सीधे लिख सकते हैं इंक्रीमेंट आई, ठीक है, इंक्रीमेंट आई या एक इंक्रीमेंट आई, ऐसे एक इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, लो लेवल में ऐसे एक इंस्ट्रक्शन होता है। तो इन सारे इंस्ट्रक्शन का मतलब है हम आई की वैल्यू को एक बार में बढ़ा रहे हैं, 1 से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, i बराबर i+1 करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन का मतलब यही है, ठीक है। तो क्यों ना हम ये सारे इंस्ट्रक्शन इतनी लिख के मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, सीधे हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं इंक्रीमेंट आई, काम खत्म, ठीक है, i 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यूज ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन का यूज सही तरीके से करो। अगर एक इंस्ट्रक्शन से आपका काम चल रहा है, कोड ऑप्टिमाइज हो रहा है, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन से अगर आपका कोड ऑप्टिमाइज हो रहा है तो इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सारी जो कहानी ये सब चल रही है ऑप्टिमाइजेशन की, ये सब परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की ही सारी कहानी चल रही है, ठीक है। अगला है आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन। मैं बता चुका हूं आपको इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ रिडक्शन में क्या होता है। स्ट्रेंथ रिडक्शन में क्या होता है, जो आपका हाई कॉस्ट का ऑपरेटर होता है, बोल सकते हो वेरिएबल होता है, जो हाई कॉस्ट का ऑपरेटर बोल सकते हो, हाई कॉस्ट का, या बोल सकते हो वेरिएबल, ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं लेस कॉस्ट के वेरिएबल से, ठीक है। ये होता है स्ट्रेंथ रिडक्शन। इसको मैं पिछले अभी 10 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला है आपका फ्लो कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये सारी टेक्निक मेरी हैंड रिटन नोट्स में लिखी हुई है, वहाँ से देख लेना, ठीक है, एक एक चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। तो जैसे ऑप्टिमाइज क्या करना है, फ्लो कंट्रोल, जैसे हमें L1 से L4 में जाना है, ठीक है, ऐसा समझो, L1 से हमें L4 में जाना है। तो हमने क्या किया, कोड ऐसे किसी ने कोड लिखा L1 गो टू L2, पहले वो L1 से L2 में गया, फिर वो L2 से L3 में गया, फिर वो L3 से L4 में गया। ये आपका L4 है यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है। हमें L1 से L4 में जाना था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम L1 से L2 में गए, L2 से फिर L3 में गए, फिर हम L3 से L4 में गए, ठीक है। बट हम सीधे ऐसे भी तो जा सकते हैं, इतना घुमाने की जरूरत क्या है, फिर पहले L1 से L2, फिर L2 से L3, फिर L2 से L4, सीधे यहाँ पे ऐसे लिखो ना, L1 गोज टू, सीधे L1 के आगे लिखो गो टू, और गो टू का टारगेट क्या ले लो, L4 ले लो। सीधे हम L1 से L4 भी तो जा सकते हैं, सीधे भी तो जा सकते हैं, गो टू इंस्ट्रक्शन लो, गो टू लेके उसके बाद सीधे L4 उसका टारगेट है, सीधे हम L1 से L4 मूव कर जाएंगे। तो ये हो गया आपका फ्लो कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे भी हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लो कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। अगला है आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या होता है आपका, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता दें। जैसे 1 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 0 लिखा है, तो और में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट वेरिएबल ट्रू है, या बोल सकते हो एक भी इनपुट वेरिएबल अगर ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू या बोल दो हाई होगा, तो आउटपुट आपका हाई आएगा। एंड में क्या होता है, आपके अगर दोनों इनपुट जो है अगर वो हाई है तभी आपका आउटपुट हाई आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 एंड 1 दोनों हाई होंगे तभी आपका हाई आएगा। बट अगर एक भी आपका जो बोल सकते हो इनपुट लो है, या बोल सकते हो 0 है, या बोल सकते हो फॉल्स है, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। तो हमें देख के पता चलना चाहिए कि हमें इतना दूसरे वेरिएबल के दूसरे इनपुट के बारे में जानने में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। सीधी सी बात है, हमें एंड में एक बार दिख गया ना कि एक इनपुट हमें पकड़ लिया कि ये 0 है, तो हमें दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एंड में क्या होता है, जब तक दोनों इनपुट ट्रू नहीं होंगे तब तक आउटपुट ट्रू नहीं आएगा। अगर एक भी इनपुट उसका जो है 0 है, बोल सकते हो एक भी इनपुट फॉल्स है,
तो आउटपुट जो है हमेशा फॉल्स आएगा। तो जैसे एंड का आपको साइन दिखा, आपने देखा कि एक जो इनपुट है आपका वो जीरो है, तो दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख सकते हो कि इसका आउटपुट जीरो आएगा। ये होता है आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। और सेम ऐसे ही और में क्या है, आपने देखा कि एक इनपुट आपका हाई है, आपने देख लिया एक इनपुट आपका हाई है, बोल सकते हो 1 है, तो दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आपने बोल दिया इसका आउटपुट जो आएगा वो 1 आएगा। ये हो गया आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। कांस्टेंट फोल्डिंग, कांस्टेंट फोल्डिंग में क्या होता है आपका, कांस्टेंट फोल्डिंग में होता है कोड में आप ऐसे कोड को मत लिखो, ऐसे मत लिखो कांस्टेंट को 10 + 30 + 40 ऐसे मत लिखो, इसको फोल्ड करके लिखो। फोल्ड करके मतलब 30 40 + 30 70 70 + 20 90 90 + 10 100। तो सीधे लिखो ना, इस चीज़ को फोल्ड करके लिखो 100। ये लिखने का तरीका जो है ये गलत है, इसे ऑप्टिमाइज करके लिखो, कांस्टेंट को फोल्ड करके हमेशा लिखो कोड में ऐसे 100। ठीक है, यही हो जाता है आपका कांस्टेंट फोल्डिंग। अगला, ये सारी पीप होल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक थी, ये कंप्लीट हो गई। अगला है आपका दूसरी जो टेक्निक थी, वो थी दूसरी टेक्निक थी आपकी रजिस्टर एलोकेशन। ठीक है, रजिस्टर एलोकेशन। इस टेक्निक का बस एक ही मतलब है कि जितना हो सके उतने कम रजिस्टर यूज करो। फिर से बताता हूं आपको, इस टेक्निक का सीधा सीधा मेन पॉइंट है कि जितने हो सके प्रोग्राम में उतने कम रजिस्टर यूज करो। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल प्रोग्राम की जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपने रजिस्टर कम यूज करने के चक्कर में आपने प्रोग्राम की मीनिंग ही चेंज कर दी। सपोज ये प्रोग्राम है, इसमें आप कोशिश करो कि जितना हो सके रजिस्टर का यूज उतना कम करो। ठीक है, जितने हो सके उतने मिनिमम रजिस्टर का यूज करो। ठीक है, लेकिन उतना ही मिनिमम रजिस्टर यूज करो जिससे कि प्रोग्राम की जो मीनिंग है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, इस टेक्निक का मतलब ये है। तो लिख लो ट्राई टू, यहाँ पे लिख लो, इसको रफ कर देता हूँ मैं जितना हो रहा है उतना आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू यूज लेस रजिस्टर without changing the meaning of the program। वही लाइन लिखी हुई है इसमें कि जितना हो सके उतने कम रजिस्टर यूज करो। और कम यूज करने का मतलब ये है कि जितने कम यूज करोगे उतना स्पेस कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज, रजिस्टर भी उतने भी कम यूज मत करना कि प्रोग्राम की पता चला मीनिंग ही चेंज कर दो। ठीक है, प्रोग्राम की मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए और आपको रजिस्टर भी मिनिमम लेना है। ठीक है, बट प्रोग्राम की उसमें मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अगला एक प्रॉब्लम है। ठीक है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग इनसाइड कोड। ठीक है, कोड सेगमेंट और दिया हुआ है कोड कंसीडर द फॉलोइंग इनसाइड कोड सेगमेंट। एक कोड सेगमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, z = x + 3 + y = f1 प्लस सी कोड है बेसिकली। ठीक है, सी कोड y = f2 फॉर लूप दिया हुआ है i = 0, i > 200, i = +2, मतलब i = i + 2, i जो है 2 से बढ़ रहा है। ठीक है, हर बार हर आइटरेशन। इफ z > i, इफ p = p + x + 3। ठीक है, q = क्या लिखा हुआ है, q = q + y = f1 else p = p + ये क्वेश्चन है, पूरा आया हुआ क्वेश्चन है ये, f2 q = q + x + 3। ठीक है,
ठीक है। और इसमें पूछा गया था इस कोड को ऑप्टिमाइज करो और इसमें बताओ कि नंबर ऑफ कोड को ऑप्टिमाइज करने के बाद इसमें नंबर ऑफ एडिशन कितने होंगे और नंबर ऑफ डी रिफरेंस ऑपरेशन इसमें कितने होंगे, ये इसमें पूछा गया था। ठीक है, नंबर ऑफ एडिशन कितने होंगे कोड को ऑप्टिमाइज करने के बाद और नंबर ऑफ डी रिफरेंस ऑपरेशन इसमें कितने होंगे कोड को ऑप्टिमाइज करने के बाद। और जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए कि कोड को ऑप्टिमाइज करके हमें ये चीजें बताओ, ठीक है, तब तक आपको कोड को ऑप्टिमाइज नहीं करना है। अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया कि एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमें बता दो कि नंबर ऑफ एडिशन कितने होंगे, या बोल सकता है नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने होंगे, और अगर आपको उस कोड में दिख रहा है कि यहाँ पे कोड ऑप्टिमाइज हो सकता है, फिर भी आप उस कोड को ऑप्टिमाइज ना करो। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए तब तक आपको कोड को ऑप्टिमाइज नहीं करना है। ठीक है, ये चीज याद रखना एग्जाम में। तो इसमें बोला गया है नंबर ऑफ एडिशन बता दो और नंबर ऑफ डी रिफरेंस ऑपरेशन। तो जैसे ये जो है ना, इसका मतलब होता है जैसे सपोज ए गोज टू बी दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए स्टार बी। सी कोड में आपने पढ़ा होगा जब पॉइंटर पढ़ रहोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी रिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने दो दिए हुए हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हो तुम, वाई गोज टू जैसे F1 लिखा तो इसको कैसे लिख सकते हो स्टार वाई डॉट F1। ठीक है, दूसरे को लिख सकते हो स्टार वाई डॉट F2। तो ये होगा डी रिफरेंस ऑपरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो, इस कोड में देखो कि लूप कितनी बार चल रहा है, लूप 200 टाइम चल रहा है, लेकिन आई हर बार 2 बार से बढ़ रहा है, तो मतलब 200/2 लूप जो है वो आपका 100 बार एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहली बार, सबसे पहले देखो लूप कितनी बार चल रहा है। ठीक है, 100 बार लूप चल रहा है, हो गया। दूसरी चीज जो इसमें पकड़ने वाली ये है कि हर एक आइट्रेशन में, ठीक है, सपोज 100 बार लूप चलता है तो हर एक आइट्रेशन में या तो आपका इफ एग्जीक्यूट होगा या तो आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा। एक आइट्रेशन में इफ एल्स में से एक ही चीज एग्जीक्यूट होगी, या तो इफ के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे या तो एल्स के स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे। तो कहने का मतलब ये है, तो सपोज मैंने यहाँ पे माना कि 100 बार लूप चला और 100 बार इफ के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, या तुम ऐसा भी मान सकते हो कि 100 बार लूप चला और 100 बार एल्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, आप खुद देखो, आप ऐसे देखो, सपोज इफ लिखा हुआ है, ये कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है और इफ के अंदर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट लिखे, कुछ कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे, फिर ये एल्स लिखा हुआ और फिर यहाँ पे ये एल्स के स्टेटमेंट पड़े हुए हैं। आपने इस कोड को रन किया, अगर ये कंडीशन सही होगी यहाँ पे तो ये वाले जो कोड है ये आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कंट्रोल जो आपका है इफ के अंदर जाएगा और ये सारे स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, एल्स में नहीं जाएगा कंट्रोल आपका, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। तो सेम ऐसे यहाँ भी होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका इफ का पार्ट पूरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन फेल होगी तो एल्स होगा। तो मतलब एक बार में या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में दिमाग में अपने रखनी है। ठीक है, तो मैंने माना यहाँ पे कि 100 बार लूप चला और इफ के स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इफ नहीं हमें एल्स मानना है तो आप एल्स मान के कर लेना, मैं यहाँ पे इफ मान के कर रहा हूँ। ठीक है, तो 100 बार लूप चलता है आपका। तो अब ऑप्टिमाइज होने से पहले इसमें देखो नंबर ऑफ एडिशन कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एडिशन देखो इसमें अभी कितने हैं बिना कोड को ऑप्टिमाइज किए हुए। नंबर ऑफ एडिशन देखो, एक तो ये एडिशन हो रहा है, यहाँ पे ये एडिशन है, एक ये एडिशन है, एक ये एडिशन है, एक ये एडिशन है। कितने हुए, 1 2 3 तो ये पहले लिख लो। और ये एडिशन जो हो रहा है लूप के अंदर हो रहा है, और लूप के अंदर लूप कितनी बार चल रहा है, 100 बार। ठीक है, तो एक ये एडिशन लूप के अंदर है, एक ये एडिशन लूप के अंदर है, एक ये एडिशन लूप के अंदर है और एक ये एडिशन लूप के अंदर। और मैं मान के चल रहा हूँ मैं कि हर बार 100 बार इफ ही एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, एक मान के चलना है तो इफ या तो एल्स, तो मैंने माना हर बार इफ एग्जीक्यूट हो रहा है तो 100 बार एग्जीक्यूट होगा। और लूप के अंदर कितने एडिशन है, एक ये, टोटल 4 एडिशन है। और लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 100 टाइम्स, तो कितने हो गए 400, और 3 ये थे, तो टोटल कितने हो गए 403। ठीक है, ये हो गए आपके एडिशन बिना कोड को ऑप्टिमाइज किए हुए। जैसा कोड दिया हुआ था वैसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो डी रेफरेंस ऑपरेशन कितने हो रहा है, तो
एक तो ये हो रहा है डी रेफरेंस ऑपरेशन, दूसरा ये हो रहा है, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, कलर लेता हूँ मैं ब्लू ब्लू ब्लू, व्हाइट ले लेता हूँ। एक तो देखो ये आपका डी रेफरेंस ऑपरेशन हो रहा है, एक ये डी रेफरेंस ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। दो तो ये हो गए आपके, यहाँ लिख लो, दो तो ये हो गए, प्लस एक ये लूप के अंदर हो रहा है, ठीक है, एक ये लूप के अंदर यहाँ पे हो रहा है, ये ठीक है, ये हो रहा है। और लूप कितनी बार चल रहा है? 100 टाइम्स, तो 100 हो जाएगा, 1 × 100, तो ये कितना होगा? 102। तो कोड ऑप्टिमाइज करने से पहले जो सिचुएशन थी उसमें नंबर ऑफ एडिशन थे 403 और जो डी रेफरेंस ऑपरेशन थे वो थे आपके 102, ठीक है। अब हमें इस कोड को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, और ऑप्टिमाइज कोड में हमें बताना है कि नंबर ऑफ एडिशन कितने होंगे और डी रेफरेंस ऑपरेशन कितने होंगे। हालांकि मैंने आपको बिना ऑप्टिमाइज किए हुए भी बता दिया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कोड को ऑप्टिमाइज मत करो, सीधे ही बता दो, तो इस वजह से मैंने इसमें काउंट कर दी। अब हम कोड को ऑप्टिमाइज करके देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं आपके नंबर ऑफ एडिशन में और नंबर ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेशन में, ठीक है। अब हम कोड को ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था? z बराबर x+3, और तो इसको हम क्या मान लेते हैं? सपोज मैंने यहाँ पे मान लिया x+3 को हमने t1 मान लिया, और y गोज टू f1 को मैंने t2 मान लिया यहाँ पे, और y गोज टू f2 को मैंने यहाँ पे t3 मान लिया। यहाँ पे ये इसको मैंने t1 माना, इसको मैंने t2 माना, और इसको मैंने t3 मान लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, और इसको तीनों को ऐड करके हमने z में असाइन किया है, तो यहाँ पे भी वही कर दो, तीनों को t1 + t2 + t3 तीनों को ऐड किया हमने, z में असाइन कर दिया, ठीक है। इतनी कहानी हो गई। अब आगे देखो, आगे कोड क्या था? फॉर, जब आपने इसको मान लिया t1, तो इसको भी t1 से रिप्लेस करोगे यहाँ पे इफ वाले को, और y गोज टू f1 को आप t2 से रिप्लेस करोगे, कर दो रिप्लेस। तो यहाँ पे कोड लिखो, फॉर i = 0, i < 200 एंड i = i+2, ठीक है। i 2 बार बढ़ रहा है, ठीक है, एक आइटरेशन में i 2 से बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इफ z इज ग्रेटर देन i, p = x+3। अब x+3 को मैंने यहाँ पे t1 माना है, तो इसको t1 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे t1 से रिप्लेस कर दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? q = q + y गोज टू f1, ठीक है, और y गोज टू f1 को मैंने रिप्लेस किया है, यहाँ से माना है t2 के बराबर है वो। यहाँ देखो y गोज टू f1 को क्या माना है? t2 के बराबर, तो यहाँ लिख दो q = q + t2, ठीक है। ये हो गया हमारा इफ का पार्ट, ठीक है। और मैंने आपको बताया है 100 बार लूप चलेगा, 100 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा, और या तो उसमें एक बार में या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा, दोनों में से एक ही चलेगा। दोनों इफ एल्स साथ में कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहाँ पे माना कि इफ बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 100 टाइम इफ एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो एल्स मान के कर लेना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी था सब कुछ रिप्लेस कर दिया मान के। अब ये हो गया हमारा ऑप्टिमाइज कोड, ये हो गया हमारा ऑप्टिमाइज्ड कोड, ठीक है। अब इसमें देखो नंबर ऑफ एडिशन कितने होंगे और नंबर ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेशन कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एडिशन की अगर बात करें तो देखो, एक रेट से बना रहा हूं मैं, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, ये दो, एक ये हो गया, ठीक है। t1 + t2 + t3 यहाँ पे 2 है, तो टोटल कितने हुए? 3 यहाँ पे लिख लो। अब लूप के अंदर जाओ, एक ये हो रहा है, और पता मेजरली बच्चे ये वाला लूप, ये वाला ध्यान नहीं देते, ये वाला एडिशन छोड़ देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। उनकी नज़र नहीं जाती यहाँ पे उनकी नज़र नहीं जाती यहाँ पे। तो एक तो एडिशन ये हो रहा है, दूसरा एडिशन ये हो रहा है, तीसरा एडिशन ये हो रहा है, ठीक है। तो लूप के अंदर 3 एडिशन हो रहा है, और लूप चल कितनी बार रहा है? 3 बार, तो 100 × 3 कितना? 300, और 3 ये बाहर वाले 3, तो कितने हुए? 300, 303। ये नंबर ऑफ एडिशन है आपके। कहाँ लिख दिया मैंने इनको मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 303। कैसे? 300 लूप वाले और 3 ऊपर वाले, ठीक है। तो 303 आ रहे हैं नंबर ऑफ एडिशन कोड को। ये जो 303 एडिशन है कोड को, ये ऑप्टिमाइज कोड में है, ठीक है। और जो पिछले 403 थे वो बिना ऑप्टिमाइज कोड वाले हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब नंबर ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेशन, तो एक तो ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है,
2 हो रहा है, ठीक है। अब देखो लूप में कोई हो रहा है क्या? लूप में तो कोई नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको T2 से रिप्लेस कर दिया था ऑप्टिमाइज कोड में। तो सिर्फ डी रेफरेंस जो ऑपरेशन होंगे यहाँ पे सिर्फ 2 होंगे, ठीक है। एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, बस। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे जब कोड को मैंने ऑप्टिमाइज नहीं किया था तो नंबर ऑफ एडिशन कितने थे? 403, और डी रेफरेंस ऑपरेशन कितने थे? 102। जब कोड को मैंने ऑप्टिमाइज किया तो नंबर ऑफ एडिशन कितने? 303, और नंबर ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेशन कितने? 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, और आपके ऑप्शन दिए हुए थे 403 एंड 102, ये ए था। बी दिया हुआ था आपका 203 एंड 2, सी दिया हुआ था आपका 303 एंड 102, और डी आपका दिया हुआ था 303 एंड 2। तो आपका सही कौन सा है इसमें? ये वाला, ठीक है। नहीं 102 नहीं, 102 नहीं, हमें ऑप्टिमाइज कोड में बताना है ना, तो डी, क्योंकि 303 और 2। अब आप एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, लाइव वेरिएबल एनालिसिस, कि कौन सा वेरिएबल जो है वो अलाइव है और कौन सा वेरिएबल जो है आपका वो डेड है, ठीक है। लाइव वेरिएबल एनालिसिस, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। सपोज कोई वेरिएबल लाइव है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लो, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी। वेरिएबल एक्स, सपोज वेरिएबल एक्स है वो लाइव है, मतलब जीवित है, या बोल सकते हो जिंदा है, लाइव है, ठीक है। वेरिएबल एक्स इज लाइव एट स्टेटमेंट, मतलब किसी बेसिक ब्लॉक में देखोगे, और बेसिक ब्लॉक में क्या होता है? 3 एड्रेस स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं, ठीक है। वेरिएबल एक्स इज लाइव एट स्टेटमेंट आई, ठीक है, आई if and only if path from ith statement to jth statement, ठीक है, ठीक है। एक वेरिएबल x है जो कि लाइव है, कहाँ पे? स्टेटमेंट i में, और हमें देखना है वेरिएबल x इज लाइव एट स्टेटमेंट i if and only if path from, देखो अगर एक वेरिएबल x है, अगर कोई बोल रहा है वो लाइव है, ठीक है, तो उसके बीच में पहले चेक करो एक पाथ होना चाहिए i और j के बीच में, ठीक है। एट jth स्टेटमेंट, jth सपोज i ये है और j है, उसके बीच में एक पाथ है, और वेरिएबल x यहाँ पे सपोज लाइव है, ठीक है। यहाँ पे लाइव है, ठीक है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। एट jth स्टेटमेंट you have to read x, ठीक है। आपने jth स्टेटमेंट पे आपने x को रीड किया, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका नो राइट टू x बिफोर रीड। वेरिएबल x इज लाइव एट स्टेटमेंट i if and only if path from ith स्टेटमेंट टू jth स्टेटमेंट, ठीक है। एट jth स्टेटमेंट यू हैव टू रीड x, ठीक है। आप i से j पे गए, ठीक है। हमें चेक करना है कि जो ये सपोज ये x वेरिएबल है लाइव है कि नहीं, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सपोज आप ith स्टेटमेंट से, ठीक है, ith स्टेटमेंट से आप jth स्टेटमेंट पे गए और यहाँ पे आपने x को रीड किया, ठीक है। आपने यहाँ पे x को रीड कर लिया, बट प्रॉब्लम ये है जहाँ पे आपने रीड किया है नो राइट टू x बिफोर रीड। रीड यहाँ पे आपने सपोज रीड किया, रीड से पहले राइट नहीं होना चाहिए, मतलब राइट किसी ने परफॉर्म ना किया, ठीक है। अगर राइट परफॉर्म किया तो मतलब पहले ही वो वेरिएबल डेड है यहाँ पे, तो तुमने कैसे यहाँ पे उसका यूज कर लिया, इसका मतलब ये, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, ऐसे शायद स्टेट डेफिनेशन से आपको ना समझ में आए। सपोज ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं इसमें लाइव वेरिएबल से, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। ये बेसिक ब्लॉक दिया हुआ, ये आपका बेसिक ब्लॉक दिया हुआ, ठीक है, बेसिक ब्लॉक 1, ठीक है। इसमें दिया हुआ है p गोज टू q प्लस r, s गोज टू p प्लस q, u गोज टू s इंटू v, ठीक है। ये बेसिक ब्लॉक बोल सकते हो 1 है, और ये है दूसरा बेसिक ब्लॉक v गोज टू r प्लस u, ठीक है। तीसरा है ये q गोज टू s इंटू u,
ठीक है। यह डेफिनेशन ना हमें पढ़ने में समझ में नहीं आती, ठीक है, हमें एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। 4 बेसिक ब्लॉक दिए हुए, 1 2 3 4, और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एग्जाम में पूछा गया था बेसिक ब्लॉक 2 एंड 3 में कौन कौन सा वेरिएबल है जो लाइव है, ठीक है। लाइव मतलब अलाइव है, अलाइव है, ठीक है, अलाइव जीवित है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो हिंदी में समझने के लिए। और इसमें पाथ दिया हुआ था, इसके बीच में यहाँ पे एस थी, ये पाथ था, फिर यहाँ से इसके बीच में ये पाथ था, और फिर इसके बीच में ये पाथ था, ठीक है, और फिर इसके बीच में ये पाथ था, और फाइनली यहाँ से लेके ये एक एस थी यहाँ पे, ठीक है। हमें बताना था कि 2 और 3 में क्या क्या लाइव है, बोल सकते हो कौन कौन सा वेरिएबल अलाइव है। तो लाइव चेक करने के लिए क्या होता है, सपोज हमने यहाँ पे सपोज हमने बेसिक ब्लॉक 1 में देखना है, ठीक है, बेसिक ब्लॉक 1 में देखना है। तो अगर ध्यान से देखो, सबसे पहले हम पी को चेक करते हैं, पी को चेक करो, पी को चेक करो, और पाथ सपोज मैंने बोला यहाँ पे पी लाइव है, ठीक है, पी लाइव है। पी कैसे लाइव होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट परफॉर्म, यहाँ पे ऑलरेडी राइट परफॉर्म है, मतलब वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे डेड है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे डेड है, तो आपने यहाँ पे इसको कैसे यूज कर लिया, ठीक है, तो मतलब पी तो लाइव नहीं है, ठीक है। दूसरा सेम ऐसे एस के बारे में देखो, एस के बारे में देखो, एस क्या है यहाँ पे आप बोल रहे हो एस डेड है, यहाँ पे बोल रहे हो एस आपका डेड है, और बट यहाँ पे आप एस को यूज कर रहे हो, मतलब एस भी आपका अलाइव नहीं है, ठीक है। दूसरा है आपका यू, दूसरा है आपका यहाँ पे यू, ठीक है, यू को चेक करो, यू भी यहाँ पे डेड है, ठीक है, यू भी आपका यहाँ पे डेड है, हाँ ठीक है, यू भी आपका यहाँ पे डेड है। अब चेक करो आर, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लाइव कौन कौन सा है, यहाँ पे क्यू, देखो क्यू है, क्यू रीड किया, उससे पहले देखो यहाँ पे कुछ राइट परफॉर्म हुआ क्यू का, नहीं, क्यू से पहले कोई राइट नहीं है, तो यहाँ पे हम मान के चलें कि उससे पहले कोई स्टेटमेंट होगा, मान के चल रहे हैं। वैसे अगर एक्चुअली में पूछा जाए तो यहाँ पे हम बता ही नहीं सकते क्यू के बारे में और आर के बारे में, क्योंकि इसके पहले कोई स्टेटमेंट है नहीं, ठीक है, बट फिर भी मान के चल रहे कुछ स्टेटमेंट होंगे उसके ऊपर, तो क्यू यहाँ पे लाइव है। आर के बारे में कोई पूछे तो कोई राइट परफॉर्म नहीं हुआ, तो आर भी लाइव है, क्यू हो गया, आर हो गया, फिर क्या बचा अपना वी भी लाइव है, ठीक है, कोई राइट परफॉर्म नहीं हुआ। अब इस स्टेटमेंट पे आओ, दूसरे पे देखो क्या क्या लाइव है, आर यहाँ पे आर लाइव है, यू लाइव है, वी पे यहाँ पे राइट परफॉर्म हो रहा है, तो वी जो है आपका वो लाइव, क्योंकि अगर आप पाथ भी देखो, अगर सपोज ये पाथ देखो, यहाँ से पाथ देखो, ठीक है, अगर हम वी यहाँ से रीड भी कर लें, वी अगर हम यहाँ से रीड भी कर लें, तो फिर भी देखो यहाँ पे राइट परफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे राइट है, तो वी यहाँ पे जो है, यहाँ पे वी जो है लाइव नहीं है, ठीक है। अगर कोई बोले यहाँ पे पी के बारे में बताओ कि यहाँ पे पी वेरिएबल लाइव है या नहीं लाइव है, तो पाथ देखो, यहाँ से देखो पी है, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ से सीधे यहाँ जाओ, यहाँ पे देखो क्या है, पी है, बट पी यहाँ पे डेड है, यहाँ पे पी डेड है, यहाँ पे पी ऑलरेडी डेड है, तो पी लाइव नहीं है। पूरा पाथ से घूम के देखो, चेक करके देखो क्या लाइव है कि नहीं। अब पी हो गया, क्यू के बारे में देखो, क्यू देखो यहाँ पे डेड है, पहले ऑलरेडी ही डेड है यहाँ पे, ठीक है, तो क्यू भी लाइव नहीं है। राइट जहां पे आपको दिख जाए ना, समझ लो वेरिएबल डेड है। उसके बाद क्या होगा, पी क्यू आर, एस के बारे में देखो, एस यहाँ गए, यहाँ पे देखो एस हमने रीड किया, यहाँ कहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ, सीधे यहाँ से यहाँ जाओगे ना, ये एरो देखना है, यहाँ से यहाँ इस वाले पे, फिर यहाँ से सीधे यहाँ, तो यहाँ पे एस देखो, एस सीधे यहाँ पे डेड है, तो एस भी लाइव नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल लाइव है आपका, राइट जहां दिखे समझो वेरिएबल डेड है, तो यहाँ पे जैसे राइट था डेड था, उसके बाद आपने रीड कैसे कर लिया, जब वेरिएबल यहाँ पे ऑलरेडी डेड है तो आपने यहाँ पे इसको कैसे रीड कर लिया, ठीक है, तो ये पी जो है आपका लाइव नहीं है। ऐसी यहाँ पे कौन कौन सा लाइव है आपका, यहाँ पे आपका आर लाइव है और यू लाइव है, ठीक है। सेम इस पे आओ, यहाँ पे आपका रीड वी कर रहे हो, वी लाइव है यहाँ पे, ठीक है, वी लाइव है यहाँ पे, और आर भी यहाँ पे, आर भी जो है आपका वो लाइव है, ठीक है। अब क्यू ऑलरेडी डेड है, यहाँ पे राइट परफॉर्म किया है, क्यू डेड है यहाँ पे, तो क्यू जो है आपका लाइव नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी को देखो, पी यहाँ पे लाइव नहीं है, ठीक है। क्यू को देखो, क्यू यहाँ पे डेड पड़ा है, ठीक है, ऑलरेडी देख लिया क्यू। अब आर हो गया, यू देखो, यू यहाँ पे तो नहीं, यहाँ देखो, यहाँ के यू यहाँ पे आया, यू पे यहाँ पे आया।
यहाँ पे देखो यू यहाँ पे रीड किया, यहाँ कैसे रीड कर लिया, यहाँ से पाथ तो यहाँ से यहाँ के बीच में ना, तो यहाँ पे यू देखा, यू यहाँ पे डेड है, ठीक है। पाथ देखना है हमें, पाथ एज देखनी है। देखो यहाँ से एज कहाँ जा रही है, यहाँ से एज यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख भी ले यू लाइव है, तो उसके पहले देखो यहाँ पे ऑलरेडी डेड है, ठीक है। यू पे राइट परफॉर्म किया है, तो यू भी यहाँ पे लाइव नहीं है। तो यहाँ पे लाइव क्या क्या है आपका, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो, एस के बारे में चेक कर लो, एस भी यहाँ पे डेड है, ठीक है। अब ये वाला बचता है अपना, इस पे देखो, इस पे एस लाइव है आपका, यू लाइव है आपका, क्यू के बारे में देखो, क्यू के बारे में क्या राय है आपकी, क्यू के बारे में क्या है राय आपकी, क्यू जो है यहाँ पे लाइव नहीं, ठीक है। पी के बारे में देख लो, यहाँ पे पी के बारे में देख लो, यहाँ पे पी 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 पी, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पी भी आपका राइट पर, पी भी नहीं। क्यू के बारे में तो नहीं, क्यू के बारे में ऑलरेडी बोल दिया लाइव नहीं है, ठीक है। आर यहाँ से गए, आर, आर लाइव है यहाँ पे, आर, ठीक है। एस यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से गए, एस नहीं लाइव है यहाँ पे, एस ही लाइव है यहाँ पे, देखो रीड किया, एस लाइव है, ठीक है, एस लाइव है यहाँ पे। वी देख लो, वी बचा हुआ है यहाँ पे, वी देख लो, वी को देख लो, वी यहाँ पे आ गए वी, और यहाँ से यहाँ गए वी यहाँ देखो राइट परफॉर्म है भी नहीं, तो वी भी लाइव है यहाँ से, ठीक है। तो दूसरे तीसरे में क्या क्या लाइव है आपका, दूसरे में अगर ध्यान से देखो तो आर आपका लाइव है, वी आपका अलाइव है, ठीक है। लाइव या अलाइव बोल दो, ठीक है। लाइव लाइव तभी होगा ना जब जिंदा होगा, मतलब अलाइव होगा, ठीक है। तो आर आपका जो है वो अलाइव है, और यू भी अलाइव है, यहाँ पे, यहाँ से लाइव आर और वी, आर और यू आपका अलाइव है, ठीक है। और सेम ऐसे तीसरे में कौन सा आपका आर, तीसरे में ये दूसरे के हैं, तीसरे में यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, आपको कैमरा होगा यहाँ पे, इधर कर दे। हमसे पूछा गया था 2 और 3 में क्या क्या अलाइव है, ठीक है। तो 2 में जो है आपका, 2 में आपका आर और यू अलाइव है, ठीक है। और तीसरे में आपका एस यू, तीसरे में आपका एस यू और एस हो गया, यू हो गया, और आर हो गया, और यू हो गया, ये अलाइव है। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि दूसरे और तीसरे में पूछा गया था, तो आपका आर और यू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल 2 और 3 में ये आपके वेरिएबल जो है आर और यू अलाइव हैं, या बोल सकते हो लाइव है, ठीक है। ये था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीधी सी सिंपल सी बात है। पाथ चेक करो, पाथ चेक करने के बाद सपोज कोई वेरिएबल है, आप बोल रहे हो कि ये जो वेरिएबल है हमारा ये लाइव है। जैसे आपने उस वेरिएबल को रीड किया, रीड करने से पहले उसको चेक करो उस पाथ में पर्टिकुलर कि कोई राइट तो परफॉर्म नहीं किया गया। अगर राइट परफॉर्म किया गया उस वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल जो है ऑलरेडी डेड है। जैसे कि यहाँ पे आपने बोला पी को रीड करो, पी लाइव है। कैसे लाइव हो जाएगा, जब ऑलरेडी यहाँ पे आपने राइट परफॉर्म कर दिया, ऑलरेडी पी यहाँ पे डेड है, तो आपने पी को यहाँ पे कैसे यूज कर लिया। ऐसे ही सेम एस के साथ है, एस आपने एस में यहाँ पे, एस को आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। आपने एस को बोल दे यहाँ पे डिफाइन किया है, या बोल सकते हो राइट किया है, राइट परफॉर्म किया है। तो जब डिफाइन और राइट परफॉर्म किया, तो एस ऑलरेडी यहाँ पे डेड है, तो आपने एस को यहाँ पे कैसे रीड कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आंसर इसका आर और यू है। अगर मैं पूरी टेबल बना के बताऊँ, एक एक बेसिक ब्लॉक में बताऊँ, तो वो भी देख लो कौन कौन सा वेरिएबल लाइव है, कौन कौन सा वेरिएबल लाइव नहीं है। एक टेबल बनाते हैं। वैसे इसमें 2 और 3 में ही पूछा गया था कि 2 और 3 में क्या है, तो आर और यू इसका आंसर है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्टेटमेंट में बताओ, ठीक है, स्टेटमेंट में बताओ क्या लाइव है और क्या लाइव नहीं है, स्टेटमेंट में बताया जाए, तो उसके लिए है आपका लाइव लोकल वेरिएबल एनालिसिस, ठीक है। एक पेज लो ब्लॉक वाइज, ठीक है। ये हो गई आपकी पूरी बेसिक ब्लॉक में घूम घूम के आपने चेक किया लाइव, कौन सा वेरिएबल लाइव है, कौन सा वेरिएबल लाइव नहीं। एक होती है लोकल लाइव वेरिएबल एनालिसिस, जिसमें क्या होता है, हम ब्लॉक वाइज चेक करते हैं, ब्लॉक में जाके चेक करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को चेक करते हैं, ठीक है। वो होती है लोकल लाइव वेरिएबल एनालिसिस, ठीक है, मतलब ब्लॉक वाइज, ब्लॉक वाइज, या बोल सकते हो इसी को बोल दो लोकल लाइव वेरिएबल एनालिसिस। मतलब इसमें हम सिर्फ
उस पर्टिकुलर ब्लॉक में चेक करेंगे। ब्लॉक मतलब बेसिक ब्लॉक में, सिर्फ सपोज जैसे ब्लॉक दिया है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सिर्फ इसी पर्टिकुलर ब्लॉक में हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा वेरिएबल लाइव है और कौन सा लाइव नहीं है, बस। ठीक है, ये होती है आपकी लोकल लाइव वेरिएबल एनालिसिस। इसमें कुल 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है आपका किल फंक्शन, ठीक है, इसमें 2 फंक्शन यूज होते हैं, एक प्रॉपर एल्गोरिदम यूज होता है, एक है आपका किल फंक्शन, एक है आपका जेन फंक्शन। ठीक है, इनकी कुछ डेफिनेशन है, क्या होती है लिखो। जेन फंक्शन क्या होता है, द सेट ऑफ live variable, the set of live variable in basic block R। ठीक है, set of live variable in basic block R, उस पर्टिकुलर बेसिक ब्लॉक में जो वेरिएबल लाइव है वो हम जेन फंक्शन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, किल फंक्शन जेन ऑफ आर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बेसिक ब्लॉक आर है सपोज। ठीक है, और इसी की दूसरी डेफिनेशन है the set of variable which are reading old values in that basic block only। मतलब उस पर्टिकुलर बेसिक ब्लॉक में वो सेट ऑफ वेरिएबल हमें चाहिए जो ओल्ड वैल्यूज को बोल सकते हो रीड कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया जेन फंक्शन, और यह बोल सकते हो इसी की दूसरी डेफिनेशन है द सेट ऑफ लाइव वेरिएबल इन बेसिक ब्लॉक आर। ठीक है, किल फंक्शन द सेट ऑफ वेरिएबल अपडेटेड। ठीक है, यहाँ पे लिख लो द सेट ऑफ वेरिएबल अपडेटेड इन बेसिक ब्लॉक। अब किल फंक्शन और जेन फंक्शन को समझो। द सेट ऑफ वेरिएबल अपडेटेड इन बेसिक ब्लॉक आर मतलब उस पर्टिकुलर बेसिक ब्लॉक में जो वेरिएबल अपडेट हो रहे होंगे, ठीक है, बोल सकते हो राइट परफॉर्म कर रहे होंगे, उसको हम बोल देंगे वो सारे फंक्शन वो किल फंक्शन में आएंगे। ठीक है, किल फंक्शन की हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है, और जेन फंक्शन में क्या होगा, सेट ऑफ वेरिएबल जो वेरिएबल लाइव होंगे वो सारे जेन फंक्शन की हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है, और यह बोल सकते हो वो वेरिएबल आपके जेन फंक्शन में आएंगे जो द सेट ऑफ वेरिएबल विच आर रीडिंग ओल्ड वैल्यूज, जो ओल्ड वैल्यूज को रीड करेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर बेसिक ब्लॉक में हमें सिर्फ बेसिक ब्लॉक के अंदर ही देखना है, बाहर नहीं जाना है। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है बस इन्हीं स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है। इसमें हमें एक किल फंक्शन फाइंड करना है। किल फंक्शन क्या होता है, हमें वो वेरिएबल इसमें फाइंड करने हैं जो अपडेट हो रहे हो। जेन फंक्शन क्या है, हमें वो वेरिएबल चाहिए जो ओल्ड वैल्यूज को रीड कर रहे हो। बस इतना सा काम है अपना। ये होती है आपकी लोकल लाइव वेरिएबल एनालिसिस, या बोल सकते हो ब्लॉक वाइज लाइव वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये ब्लॉक दिया हुआ है 1 = 4, तो c = 3, m = c × 2। ठीक है, ये दिया हुआ है इफ a is less than or equal to m। ठीक है, फिर एक और ब्लॉक दिया हुआ है a = a+1। ठीक है, ये इसके बीच में यहाँ पे एज है और ये एक एज यहाँ पे है। ठीक है, और फिर ये एज यहाँ पे एक और ब्लॉक दिया हुआ है ये। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इफ a is less than or equal to 12। ठीक है, फिर एक और नीचे ब्लॉक दिया हुआ है, ये बेसिक ब्लॉक है सारे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है t1 a+5 a = t1 + c और प्रिंट हाई। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है इसमें, यहाँ से एज है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो। ठीक है, यहाँ से यहाँ एज है, इसके बीच में यहाँ से यहाँ एज है और ये यहाँ से यहाँ एज है। ठीक है, तो हमें इन सारे बेसिक ब्लॉक के लिए किल और जेन फंक्शन निकालना है। ठीक है,
ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका B3 है, ये आपका B4 है, ये आपका B5 है, ये आपका B6 है। ठीक है, तो इसके लिए बताऊँ, इसके लिए जेन फंक्शन क्या होगा, जेन फंक्शन बोल दो या बोल दो G1। ठीक है, बेसिक ब्लॉक 1 के लिए G1 क्या होगा आपके लिए, जो फंक्शन ओल्ड वैल्यूज़ को बोल सकते हो रीड कर रहे हो। ठीक है, तो ओल्ड वैल्यूज़ को कोई नहीं रीड कर रहा है, सारे अपडेट हो रहे हैं। देखो 2 भी अपडेट हो रहा है, 3 भी अपडेट हो रहा है और M भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, जब सारे अपडेट, और किल क्या होगा, किल को बोल दो K1, क्योंकि बेसिक ब्लॉक 1 में है। किल में क्या होता है, किल फंक्शन होता है जो वो वेरिएबल हमें चाहिए जो अपडेट हो रहा है। तो इसमें सारे ही वेरिएबल अपडेट हो रहे हैं। ए जो 4 है वो हम ए में साइन कर रहे हैं, 2 है वो हम बी में साइन कर रहे हैं, 3 है वो हम सी में साइन कर रहे हैं, और एम को भी हम अपडेट कर रहे हैं, सी इंटू 2 की वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं एम में। तो जब सारे ही अपडेट हो रहे हैं तो ए बी सी, किल की वैल्यू हो जाएगी ए बी सी और एम। अब जब सारे वेरिएबल अपडेट हो रहे हैं तो किल में ए बी सी एम आ जाएगा, और जेन में क्या होता है, वो वेरिएबल हमें चाहिए जो ओल्ड वैल्यूज को रीड कर रहे हो, बट इसमें तो कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं जो ओल्ड वैल्यूज को रीड कर रहा हो, तो यहाँ पे 5। ऐसे ही सेम इसमें आओ, इसमें इसमें G2 क्या होगा, जेन क्या होगा, और K2 मतलब किल क्या होगा। G2 होगा इसमें जो ओल्ड वैल्यूज को रीड कर रहे हो। देखो ए भी चेंज नहीं हो रहा है, एम भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ अपडेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें ओल्ड ए की भी यहाँ से ओल्ड वैल्यू रीड कर रहे हैं, एम की भी यहाँ से ओल्ड वैल्यू रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जेन हो जाएगा आपका ए कॉमा एम, और किल की क्या होता है, जो वेरिएबल अपडेट हो रहे हो। इसमें कोई भी, इस बेसिक ब्लॉक में कोई भी वेरिएबल अपडेट नहीं हो रहा है। ए और एम दोनों वेरिएबल हैं, दोनों ओल्ड वैल्यूज को ही रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। इस वेरिएबल में आओ, इसमें अगर ध्यान से देखो तो इसमें ये ओल्ड वेरिएबल जो ये वाला ए है, ये वाला ए है, ये इसमें लिखो G3 और K3। ठीक है, अगर ये वाला ए देखो तो ये वाला जो ए है ये ओल्ड वैल्यू को ही रीड कर रहा है, तो ये अपना जेन हो गया। ठीक है, बट जो ये वाला ए है यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है, तो जब वेरिएबल अपडेट होता है तो वो किल में आता है, तो ये हो जाएगा इसका। बस इसमें मैं 2 चीज़ याद रखनी है, वो वेरिएबल ढूंढ लो जो ओल्ड वैल्यू रीड कर रहा हो, वो हो जाएगा जेन में, और वो वेरिएबल ढूंढ लो जो वेरिएबल उस पर्टिकुलर बेसिक ब्लॉक में अपडेट हो रहे होंगे, वो आ जाएंगे आपके किल में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ओल्ड वैल्यू ही हम रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो G4 है वो हो जाएगा आपका ए, और जो K4 है वो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, G5 और K5, इसमें ध्यान से देखो तो A और B, ठीक है, ये ओल्ड वैल्यू ही रीड कर रहे हैं, और इसमें C भी ओल्ड वैल्यू ही रीड कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ये देखो ये T1 क्या कर रहा है, ये T1 क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पे T1 लिख लिया मैंने। और जो ये T1 है यहाँ पे अपडेट हुआ है, इसका मतलब ये जो T1 है ये पुरानी वैल्यू नहीं ले रहा है, ये नई वैल्यू ले रहा है, तो इस वजह से ये जेन में नहीं आएगा। ठीक है, तो जेन में क्या आएगा, ए और बी और सी, क्योंकि ए जो है आपका पुरानी वैल्यू यहाँ से ले रहा है, ये वाली अपडेटेड वैल्यू यहाँ पुरानी वैल्यू ले रहा है, और बी भी आपकी ओल्ड वैल्यू ही ले रहा है, और सी भी आपकी ओल्ड वैल्यू यहाँ से ले रहा है। बट T1 क्या है, ये देखो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, और पुराना T1 यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, इस वजह से T1 जो है आपका किल में आएगा, और G5 मतलब जेन में आपके ए बी और सी आएगा, क्योंकि ये पुरानी वैल्यूज को ही रीड कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो जेन आएगा वो भी 5 आएगा आपका, और जो आपका किल है वो भी आपका 5 आएगा। ठीक है, ये सारे आपके किल हो गए, जेन हो गए। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपकी हो गई लोकल लाइव वेरिएबल एनालिसिस। बस मैं आपको किल और जेन फंक्शन फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ऐसे हम किल और जेन फाइंड करते हैं। ठीक है, इसी को बोल दो ब्लॉक वाइज एनालिसिस, ब्लॉक वाइज लाइव वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, हम इसमें सिर्फ एक इस पर्टिकुलर बोल सकते हो उसी पर्टिकुलर बेसिक ब्लॉक में चेक करते हैं कौन सा वेरिएबल है जो अपडेट हो रहा है और कौन सा वेरिएबल है जो ओल्ड वैल्यूज को रीड कर रहा है।
वो वेरिएबल जो ओल्ड वैल्यूज को रीड कर रहे हैं वो जेन में आएंगे, और वो वेरिएबल जो अपडेट हो रहे हैं वो आपके किल फंक्शन में आएंगे। ठीक है, अगला है आपका, अब हम पढ़ेंगे बैकवर्ड एनालिसिस। ठीक है, बैकवर्ड एनालिसिस। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है आपका, एक बेसिक ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा बेसिक ब्लॉक दिया हुआ है, समझना ध्यान से। a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, b इक्वल टू 10 दिया है, c इक्वल टू 20 दिया है, और d इक्वल टू a प्लस बी दिया है, और e इक्वल टू c प्लस डी दिया है। ठीक है, f इक्वल टू दिया हुआ है c प्लस ई, b इक्वल टू दिया हुआ है c प्लस ई, e इक्वल टू दिया हुआ है b प्लस एफ, और d इक्वल टू दिया हुआ है 5 प्लस ई, और इसी के अंदर लिखा हुआ रिटर्न d प्लस एफ। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है जेन क्या होगा और किल क्या होगा। ठीक है, अब मैंने बताया आपको जेन क्या होता है। जेन होता है वो वेरिएबल, हमें बता दो, जो ओल्ड वैल्यूज को रीड कर रहे हो। ठीक है, और किल क्या होता है? किल वो होता है जो वेरिएबल अपडेट हो रहा हो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए अपडेट हो रहा है तो ये ए हो जाए, ये इसमें किल में आ जाएगा। बी भी अपडेट हो रहा है तो बी यहाँ आ जाएगा। सी भी अपडेट हो रहा है तो किल में आ जाएगा। डी भी अपडेट हो रहा है तो किल में आ जाएगा। ई भी अपडेट हो रहा है, ई में इसमें किल में आ जाएगा। एफ भी अपडेट हो रहा है तो इसमें एफ आ जाएगा। जी भी इतने ही है, एफ तक ही है। तो सारे ही इसमें जो वेरिएबल हैं वो आपके अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे किल में आ जाएंगे। जेन में क्या, जब कोई भी वेरिएबल ओल्ड वैल्यूज को रीड ही नहीं कर रहा है तो इसका आंसर 5 होगा। ठीक है, ये हो गया जेन और किल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैकवर्ड एनालिसिस। ठीक है, इसी सेम चीज में कुछ और चीजें हैं, और भी चीजें हैं जो हमें फाइंड करनी होती है। कि अगर हमसे कोई पूछ दे, अभी तक तो हम बेसिक ब्लॉक के अंदर देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे थे जो कुछ लिखा हुआ था कि इसके अंदर बता दो कौन कौन सा वेरिएबल लाइव है, कौन सा लाइव नहीं। बट कोई पूछ दे कि इसके एंट्रेंस पे क्या लाइव है और इसके एग्जिट पे क्या लाइव है। ठीक है, हमें वो वेरिएबल बताओ जो इसके बेसिक ब्लॉक के एंट्रेंस पे लाइव है और बेसिक ब्लॉक के एग्जिट पे लाइव है। ये सपोज ये कंट्रोल है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे बताओ हमें कि ये बेसिक ब्लॉक का एंट्रेंस है, ये यहाँ पे, यहाँ से कंट्रोल एंटर हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो हमें बताओ कि बेसिक ब्लॉक के एंट्रेंस पे कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो लाइव हैं, और बेसिक ब्लॉक के एंट्रेंस पे बता दो हमें, सॉरी एग्जिट पे बता दो हमें कौन कौन से वेरिएबल लाइव हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं बैकवर्ड एनालिसिस ऑफ लाइव वेरिएबल। मतलब हम फाइंड करेंगे इसमें हम सब कुछ फाइंड करेंगे, किल भी फाइंड करेंगे, जेन भी फाइंड करेंगे, और दो चीजें और फाइंड करेंगे। क्या दो चीजें? कि इसके एंट्रेंस पे देखेंगे कौन सा लाइव है, और इसके एग्जिट पे देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल लाइव है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अगला है आपका बैकवर्ड एनालिसिस। ठीक है, बैकवर्ड एनालिसिस, इसमें दो वेरिएबल, सबसे पहला वेरिएबल है आपका इन ऑफ आर। ठीक है, और फिर है आउट ऑफ आर। ठीक है, ठीक है, इन ऑफ आर क्या है? सपोज ये बेसिक ब्लॉक है। ठीक है, ये इन ऑफ आर जो फंक्शन होगा आपका, ये इंट्रेंस पे होगा, वो वेरिएबल जो बेसिक ब्लॉक के इंट्रेंस पे लाइव है। और आउट ऑफ आर क्या होगा? वो वेरिएबल जो बेसिक ब्लॉक के एग्जिट पे लाइव है। ठीक है, जहाँ से कंट्रोल एग्जिट हो रहा है, या बोल सकते हो निकल रहा है, जहाँ से लीव हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे लिखो इन ऑफ आर, इसमें क्या होगा? सेट ऑफ all variables which are live at the entrance of basic block R। ठीक है, सेट ऑफ वेरिएबल्स, वो वेरिएबल हमें बता दो विच आर लाइव एट द एंट्रेंस ऑफ द बेसिक ब्लॉक आर। यहाँ पे जो वेरिएबल लाइव है, यहाँ पे एंट्रेंस पे, बेसिक ब्लॉक के एंट्रेंस पे। ठीक है, और आउट ऑफ आर क्या होगा? ये होगा सेट ऑफ ऑल वेरिएबल्स विच आर लाइव एट द एग्जिट ऑफ बेसिक ब्लॉक, ये बी का मतलब बेसिक ब्लॉक ऑफ आर।
ठीक है, इसको लिख सकते हो बेसिक ब्लॉक। अब हम इसमें दो चीज़ें और फाइंड करेंगे, बैकवर्ड एनालिसिस करेंगे इसमें, मतलब इस बार जो हम स्टार्ट करेंगे ये सब फाइंड करना वो बॉटम से टॉप की तरफ करेंगे, इसलिए इस वजह से हमने इसको बोल दिया बैकवर्ड एनालिसिस। और इसमें दो चीज़ें हम और फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि बेसिक ब्लॉक के एंट्रेंस पे कौन से वेरिएबल लाइव है वो फाइंड करेंगे, बेसिक ब्लॉक के एग्जिट पे कौन से वेरिएबल लाइव है वो फाइंड करेंगे, और बेसिक ब्लॉक के अंदर जो हम जेन और किल फाइंड कर रहे थे वो भी हम फाइंड करेंगे। तो ये चारों चीजें हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज यहां से और मिलेगी, जैसे सपोज ये दो बेसिक ब्लॉक है, ठीक है, ये बेसिक ब्लॉक आपका आर है, ये आपका बेसिक ब्लॉक एस है, मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे इसका ये होगा इन ऑफ आर, ठीक है, एंट्रेंस, ये होगा इसका आउट ऑफ आर, ठीक है, और ये होगा इसका इन ऑफ एस, और ये होगा इसका आउट ऑफ, बोल सकते हो, एस। तो एक चीज अगर देख पा रहे हो, तो जो बेसिक ब्लॉक आर का आउट है ना, वही बेसिक ब्लॉक एस का इन एस है। तो यहां से ये बोल सकते हो, जो यहां से ये बोल सकते हो आप कि जो बेसिक ब्लॉक एस का इन है ना, एंट्रेंस है ना, वो आउट ऑफ, वो बेसिक ब्लॉक आर के एग्जिट के बराबर है, आउट ऑफ आर के बराबर है, ठीक है। यहां से ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, ठीक है। और आउट ऑफ एस इसका क्या होगा, आउट ऑफ एस मतलब इसका एग्जिट क्या होगा, इसका बेसिक ब्लॉक एस का हमेशा यहाँ से ये फाई है, ठीक है, ये फाई होगा। तो ये कंडीशन निकलती कि जो बेसिक ब्लॉक आर का जो एग्जिट होगा, ठीक है, जो आर का एग्जिट होगा वो अगले बेसिक ब्लॉक का जो एंट्रेंस होगा उन दोनों के, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। मतलब जो इसका आउट होगा ना, वही तो इसका एंट्रेंस बनेगा जाके, ऐसे समझो। जैसे सपोज ये एक बेसिक ब्लॉक है और एक ये बेसिक ब्लॉक है, ये इसका एंट्रेंस है और ये इसका आउट है, तो जो इसका आउट होगा ना, वही तो इसका ये दूसरे वाले बेसिक ब्लॉक का एंट्रेंस बनेगा ना। तो ये दोनों, इसका आउट और ये इसका इन, ये दोनों इक्वल होंगे। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, जैसे कि सपोज ये बेसिक ब्लॉक आ रहा है, ये आपका बेसिक ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, ये आपका बेसिक ब्लॉक आ रहा है, और ये आपका बेसिक ब्लॉक ऐसा है, ठीक है। ये एंट्रेंस इन ऑफ आर, ये आपका आउट ऑफ आर, और ये आपका इन ऑफ एस, और ये आपका आउट ऑफ एस, ठीक है। तो इसका इन कैसे फाइंड करोगे, इसका इन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है आउट ऑफ आर, ये आउट ऑफ आर माइनस किल ऑफ आर, ठीक है, यूनियन जेन ऑफ, बोल सकते हो जेन ऑफ आर, ठीक है। और जो इन ऑफ एस होगा वो आपका आउट ऑफ आर के बराबर होगा। आउट ऑफ आर जो इसका एग्जिट होगा वो बेसिक ब्लॉक एस के एंट्रेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से हमें आउट पता चल जाएगा हर बार, और इसका आउट ऑफ एस जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। बट ठीक है, और अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है, अगर हमें आउट नहीं पता है सपोज, तो इसमें भी यही सेम फॉर्मूला लगा दिए वाला कि इन ऑफ जो एस होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ एस माइनस किल ऑफ एस यूनियन जेन ऑफ एस। तो इन तो हम ऐसे निकाल लिया करेंगे हर बार। और ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि जो ये दो बेसिक ब्लॉक सपोज दिए हुए हैं, जो इसका आउट होगा वो इसके इन के बराबर होगा, जो इसका आउट होगा वही इसका एंट्रेंस होगा, ठीक है। जो इसके एग्जिट पे जो वेरिएबल लाइव होंगे ना, वही इसके एंट्रेंस पे वेरिएबल वो लाइव होंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब आउट ऑफ आर, ये आर अगर है, ये एस है, आउट ऑफ आर इक्वल टू इन ऑफ एस, ठीक है। और इन ऑफ आर अगर फाइंड करना है तो इसका ये फॉर्मूला होता है आउट ऑफ आर माइनस, ठीक है, सेट डिफरेंस है ये, किल ऑफ आर यूनियन जेन ऑफ आर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एग्जांपल दिया हुआ है ये एक बेसिक ब्लॉक है, दूसरा ये बेसिक ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका बेसिक ब्लॉक आर है, ये आपका बेसिक ब्लॉक एस है, ठीक है। यहाँ पे सपोज आपने जेन निकाला, तो जेन ऑफ आर आया आपका पी कॉमा क्यू, ठीक है, ये हम निकालेंगे सब में। और फिर आपने किल ऑफ आर निकाला, ये आया आपका एम कॉमा एन, ठीक है। और आउट ऑफ जो आर है
ठीक है, वो सपोज है आपका a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, तो अब पूछा गया इन ऑफ आर क्या होगा यहाँ से, तो सिंपल सी बात है, इन ऑफ आर क्या होता है यहाँ पे, आउट ऑफ और आर माइनस किल ऑफ आर यूनियन जेन ऑफ आर। ठीक है, तो इसको यहाँ फाइंड कर लो, यहाँ पे तो आउट ऑफ आर क्या है, ये है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी सेट डिफरेंस, किल ऑफ आर क्या है एम कॉमा एन, यूनियन जेन ऑफ आर क्या है पी क्यू। तो सेट डिफरेंस में क्या होता है, जो कॉमन है वो घट जाता है, निकल जाता है, तो इसमें तो कोई कॉमन है, एम कॉमन तो इसमें है ही नहीं, तो यही आ जाएगा ए बी सी कॉमा डी यूनियन पी क्यू। ठीक है, तो यूनियन करोगे तो हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा पी कॉमा क्यू, ये हो जाएगा इसका इन ऑफ आर। ठीक है ना, इन ऑफ आर ये आ गया। आउट ऑफ आर जो था वो दिया हुआ था आपको, इन ऑफ आर इसका हो गया, इस वाले ब्लॉक का इन हो गया, इन ऑफ आर हो गया आपका ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा पी कॉमा क्यू। ठीक है, अब इसका आउट दिया हुआ था आपको ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, तो अब इसका एंट्रेंस क्या हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा, इन ऑफ एस क्या हो जाएगा, इस वाले का इन क्या हो जाएगा, एंट्रेंस क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, सीधे लिख दो। इसका क्या होगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, क्योंकि जो इसका एग्जिट होता है वही इसका एंट्रेंस बनता है जाके। तो इन ऑफ एस जो होगा वो इन ऑफ एस जो होगा वो आउट ऑफ आर के बराबर होगा। तो इस वजह से आउट इसका दिया हुआ था ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो वही इसका एंट्रेंस बन गया ए कॉमा बी कॉमा सी डी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। जो इसका एंट्रेंस होगा, जो इसका एग्जिट होगा वही इसका एंट्रेंस बनेगा। ठीक है, और फिर इसका आउट जो है आउट फाइंड कर लेना। ठीक है, आउट ऑफ एस, ठीक है। अब सपोज इसके आगे भी कुछ दिया होगा या फिर कुछ प्रोवाइड करेंगे तो वो उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये सब हमने एज्यूम किया, माना है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें, बस यहाँ से कंक्लूजन ये था कि दो बेसिक ब्लॉक दिए हुए हैं, तो एक तो ये इन निकालना है आपका, इन निकालना काम है आपका, कैसे, आउट ऑफ आर किल ऑफ आर यूनियन जेन ऑफ आर करके। दूसरा जो इसका आउट ऑफ आर है ना वो इक्वल होगा इन ऑफ एस के, ये निकालना हमारा मेन मोटो था। ठीक है, बाकी आगे हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। तो एक एग्जाम्पल है आपके सामने, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका, सपोज वही पुराना ग्राफ हमारा दिया हुआ है, पुराना बोल सकते हो, ये बेसिक ब्लॉक दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये बेसिक ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है ए इक्वल टू 4, ठीक है, ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 और एम इक्वल टू सी इंटू डी। ठीक है, और दूसरा बेसिक ब्लॉक इसी के नीचे दिया हुआ है, उसमें है इफ़, ठीक है, ए लेस देन और इक्वल टू एम, और दूसरा है आपका ये बेसिक ब्लॉक दिया हुआ, अच्छे से बनाओ क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत लगने वाली है। ठीक है, इसमें हमें सब कुछ फाइंड करना है, एंट्रेंस पे, अंदर, एग्जिट पे, सब। ठीक है, दूसरा बेसिक ब्लॉक है ये आपका ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, और तीसरा है आपका, तीसरा बेसिक ब्लॉक क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इफ़ ए इज़ लेस देन और या बोल दो लेस देन 12। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे एच है। ठीक है, और यहाँ से ये अपना एक साइकिल था। ठीक है, एक और एज थी यहाँ पे, लूप था, मतलब जब भी दो एज होती है तो हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ में मैंने बोला था जब भी दो एज होंगी मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ कोटू होगा और लूप होगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब गोटू होगा और गोटू का टारगेट होगा, इस वजह से कंट्रोल फ्लो ग्राफ में एक से ज़्यादा एज होगी। अगर कोई स्टेटमेंट है बेसिक ब्लॉक में वो अनकंडीशनल है, इसका मतलब उसमें गोटू नहीं है, इसका मतलब सिर्फ उसमें एक ही चॉइस है और एक ही एज होगी। ठीक है, इसका मतलब इसमें दो एज है। ठीक है, मतलब इसमें ये साइकिल से साइकिल है, इसका मतलब यहाँ पे गोटू कुछ ना कुछ रहा होगा बेसिक ब्लॉक में। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद ये है, ये बेसिक ब्लॉक है, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं T1 A प्लस बी ए इक्वल टू T1 प्लस सी, और इसमें और भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है वही पुराना वाला ग्राफ है जो भी पीछे लिया था मैंने, प्रिंट हेलो। ठीक है,
और लास्ट दिया हुआ है आपका प्रिंट हाई, ठीक है। ये एज यहाँ से यहाँ है, ये एज यहाँ से यहाँ, ठीक है। देखो सारी एज है, सारी एज ब्लॉक कितने, 1 2 3 4 5 6, ये है आपका बेसिक ब्लॉक 1, ये है बेसिक ब्लॉक 2, ये है बेसिक ब्लॉक 3, ये है बेसिक ब्लॉक 4, ये है बेसिक ब्लॉक 5, ये है बेसिक ब्लॉक 6। और मैंने बोला है आपको बैकवर्ड एनालिसिस जब भी हम करेंगे तो हमेशा हम बॉटम से टॉप की तरफ करेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं। इसका किल क्या होगा, इसका जेन क्या होगा, G6, ठीक है, क्योंकि बेसिक ब्लॉक 6 है। जेन क्या होगा, 5 होगा, मैंने अभी पीछे निकाला है। किल क्या होगा इसका, 5 होगा, ठीक है। और इसका इन क्या होगा, इसका इन भी जो होगा वो होगा आपका 5, ठीक है। और जो इसका बोल सकते हो जो आउट होगा, आउट ऑफ 6 डाल दें यहाँ पे, 6 वो भी 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि इन क्या होगा, इन क्या होता है, सपोज I6 इसका क्या होगा, इन होता है आपका आउट ऑफ 6 माइनस किल ऑफ 6 यूनियन जेन ऑफ 6। तो इसका आउट क्या है, इसका आउट कुछ है ही नहीं, इसका आउट मतलब 5 होगा यहाँ पे, तो ये 5 हो गया। 5 माइनस कुछ भी करो 5 आएगा, और 5 यूनियन G6 जब इसका जेन भी 5 है तो 5 यूनियन 5 आएगा। इस वजह से इसका I6 जो इन भी है वो भी 5 है, आउट भी वो भी 5 है, ठीक है। और 5 से कुछ भी घटाओगे तो 5 ही तो आएगा, क्योंकि 5 मतलब नथिंग, ठीक है। तो ऐसे इसका हो गया, 6 का हो गया। अब 5वें पे पहुँचे, 5वें इसका सबसे पहले निकालो G5 जेन, फिर K5 किल, और फिर निकालो इसका, फिर इसका निकालो I5 मतलब इसका एंट्रेंस, और फिर निकालो O5 मतलब आउट, ठीक है। तो इसका आउट क्या होगा, इसका जो आउट होगा वो इसके इन के बराबर होगा, ठीक है। जो इसका आउट होगा, ऐसे समझो, जो इसका इन होगा, जो इसका इन क्या है 5, देखो ये 5 है, इसका इन 5 है, और इसका जो आउट होगा, आउट ऑफ 5 जो होगा वो इन ऑफ 6 के बराबर होगा, क्या होगा 5, ठीक है। यही तो चीज़ मैंने सिखाई थी, ठीक है। जो इसका एग्जिट होगा वो इसके एंट्रेंस के बराबर होगा, इसका एंट्रेंस क्या है 5 आया है, तो वो इसके आउट के बराबर हो जाएगा, कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जेन कितना आएगा, जेन मैं निकालना सिखाया था, जो वेरिएबल जो है आपके ओल्ड वैल्यूज रीड कर रहा हूँ, क्या ए और बी, ए बी और सी, और किल क्या आया था इसका T1 आया था, ठीक है। तो इसका I5 क्या होगा, I5 इसका होगा आउट ऑफ 5 माइनस किल ऑफ 5 यूनियन जेन ऑफ 5, ठीक है। तो आउट ऑफ 5 क्या है आपका 5 है, ठीक है। 5 समथिंग कुछ भी 5 से कुछ भी घटाओ तो 5 आएगा, ठीक है। तो लिख लो 5 से कुछ भी घटाओ तो 5 आएगा, तो यहाँ पे लिख लो आउट क्या है 5 है, 5 है ना, तो 5 से किल मतलब क्या है, किल ये है T1 है, और 5 से कुछ भी घटाओगे तो 5 आएगा। यूनियन जेन क्या है ABC, ठीक है। तो जब 5 यूनियन ABC करोगे तो आ जाएगा 5 मतलब नथिंग, और ABC का यूनियन करोगे तो हो जाएगा A, B, C। ये चीज़ याद रखना, 5 यूनियन A, B लिखा है तो आ जाएगा इसका A, B, ठीक है। अगर 5 इंटरसेक्शन A, B लिखा है तो हो जाएगा 5, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये बेसिक सेट ऑपरेशन है, ये तो आपको पता होंगे यार। फिर उसके बाद ये देखो बेसिक ब्लॉक 4 के लिए निकालो। 4 में क्या है, 4 का जो आउट होगा, यहाँ पे देखो इसका मुझे क्या क्या निकालना, पहले तो इसका जेन निकालो, इसका किल निकालो, फिर इसका जो I4, फिर आउट 5। इसका जो आउट होगा वो इसके इन के बराबर होगा, ठीक है। और इसका इन क्या है 5वें का, यह निकाला मैंने ABC, तो इसका आउट क्या हो जाएगा A, B, C, ठीक है। इसका जेन क्या होगा, जेन होगा इसका A, और किल क्या है, कोई वेरिएबल इसमें अपडेट हो नहीं रहा है, मतलब 5। अब इन क्या होता है, इन होता है आपका आउट ऑफ 4 माइनस किल ऑफ 4 यूनियन जेन ऑफ 4, ठीक है। तो इसका आउट क्या है ABC, एक सेकंड, स्पेस की दिक्कत आती है, स्पेस की, इसको कहाँ निकाल लो, इसको निकाल लो यहाँ पे। I4 क्या है, I4 में आउट ऑफ 4 क्या है ABC, A, B, C, माइनस किल 4 क्या है 5 है, ठीक है। यूनियन जेन क्या है A है, तो ABC में से 5 घटाओ, 5 मतलब नथिंग, जब घटाओगे तो क्या आएगा ABC ही तो आएगा, ABC आएगा यूनियन A। तो सेट में क्या है, हम जो वेरिएबल है, जो भी ये बोल सकते हो
ऑब्जेक्ट से इनको रिपीट नहीं करते हैं, तो ए बी सी आ जाएगा, ठीक है, यूनियन ए बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, चौथे का आ गया। अब निकालो तीसरे का। अब तीसरे में ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, तीसरे में थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना, क्योंकि इसमें साइकिल है, ठीक है। तीसरे में, तीसरे का किल निकालो, तीसरे का पहले निकालो आप जेन G3 क्या होगा इसका, इसमें जो ओल्ड वैल्यू, वो वेरिएबल निकालो जो ओल्ड वैल्यूज को रीड कर रहा है। ओल्ड वेरिएबल क्या है, ए, देखो रीड कर रहा है, बट यहाँ पे ओल्ड वैल्यू रीड कर रहा है और यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है, तो किल 3 हो जाएगा आपका ए। अब इसका इन क्या होगा, इसका इन क्या होगा, इसका इन क्या होगा, इन के लिए फॉर्मूला होगा आउट ऑफ 3 माइनस किल ऑफ 3 यूनियन जेन ऑफ 3, ठीक है। बट इसका जो आउट होगा ना इन I3, इसका जो आउट होगा ना वो क्या होता है, इसका आउट जो होगा वो इसके इंट्रेंस के बराबर होगा, मतलब इसका जो ये आउट होगा वो इसके इंट्रेंस के बराबर होगा। लेकिन हम तो बैकवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं, तो B2 का हमें इन तो भी पता नहीं है, तो इसका जो बोल सकते हो जो आउट आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको कैलकुलेट करो, क्या आएगा ये I3 इक्वल टू आएगा O3 माइनस, मतलब आउट ऑफ 3 माइनस किल ऑफ 3 यूनियन जेन ऑफ 3 O3, ये क्या है, ये तो 5 है, क्योंकि भाई इसका जो आउट होगा वो इसके इंट्रेंस के बराबर होगा, बट हम बैकवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं तो अभी हमें इसका इन नहीं पता है, तो इसका आउट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 माइनस किल क्या है, किल ए है, और 5 से कुछ भी घटाओ 5 आता है। यूनियन जेन क्या है इसका, ए है, तो यहाँ पे ये ए डाल दो, 5 यूनियन ए, 5 यूनियन ए मतलब 5 मतलब नथिंग, ए है यहाँ पे, तो ए आ जाएगा। इसका यहाँ पे जो I3 है वो ए आ जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो और उसमें साइकिल हो, तो उस बेसिक ब्लॉक को हम, उसमें जो इन और आउट होता है उसको 2 राउंड कैलकुलेट करते हैं। एक राउंड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया ये वाला, ठीक है, कर लिया कैलकुलेट। तो अब हम दूसरा राउंड इसके लिए क्या, अब हम दूसरा राउंड अभी आएंगे सर, उससे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, B2 कैलकुलेट करो, B2 में निकालो। हमें 2 राउंड कैलकुलेट करने हैं, हमने एक राउंड ये कैलकुलेट कर लिया, दूसरा राउंड अभी कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हमें B2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। B2 क्या है, B2 में सबसे पहले देखो किल क्या है और जेन क्या है, G2 K2। इसमें A कॉमा M है आपका किल, सॉरी जेन, किल आपका 5 है, और इसमें जो इन है, जो इसका इन होगा वो इसके आउट के बराबर होगा, ठीक है, बट इसका आउट 5 है, तो हमने यहाँ से इसको में 2 राउंड कैलकुलेट करने थे, तो इसको मैंने नहीं लिया क्योंकि एक एज ये भी है। अगर ध्यान से देखो तो एक इसके लिए एक एज ये भी है, तो हम यहाँ से ले लेंगे, इसका जो आउट होगा वो इसके इन के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि 2 एज है ना, एक तो ये एज है इसके लिए और एक इसके लिए एक ये एज है, तो हम इस वाले एज से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्योंकि इसका तो 5 है, इसका तो हमें पता ही नहीं ना, इसका भी क्योंकि हमें दोबारा कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। और जब भी साइकिल दिया हो और ऐसी सिचुएशन आए, ठीक है, जब बैकवर्ड एनालिसिस कर रहे हो, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हो, और ऐसी साइकिल वाली सिचुएशन आए कि यहाँ पे इसका आउट ना पता हो, क्योंकि आउट इसका नहीं निकाल सकते, इसका आउट जो होगा वो इसके एंट्रेंस के बराबर होगा, और जब हम बैकवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं हमें B3 पहले फाइंड करना पड़ेगा B2 से, बट B2 तो है नहीं, B2 अभी हमने फाइंड ही नहीं किया है, तो उस वजह से इसे हम साइकिल जब होती तो 2 राउंड फाइंड करते हैं, ठीक है। बट अब हम B2 निकालेंगे, तो B2 में क्या है, इसका जो आउट होगा इसके इन के बराबर होगा, लेकिन हमें अभी इसका एक राउंड और निकालना है, तो हम इससे आउट नहीं लेंगे, ठीक है, इससे आउट नहीं फाइंड करेंगे, ये जो दूसरी एज दी हुई है इससे फाइंड करेंगे। इसका जो आउट होगा B2 में, B2 का जो आउट होगा वो B4 के एंट्रेंस के बराबर होगा। B4 कहाँ है, ये B4 के एंट्रेंस के बराबर, इसके बराबर होगा, क्योंकि इसमें ये एज भी तो है, ठीक है, तो इसका एंट्रेंस का है ABC है, A कॉमा B कॉमा C, ठीक है। अब I2 फाइंड करो, I2 क्या होगा आपका, O2 माइनस K2 यूनियन G2। O2 क्या है आपका, A कॉमा B कॉमा C माइनस K2 क्या है 5, यूनियन G2 क्या है, G2 A कॉमा M है, A कॉमा M है, तो जब इससे ABC से 5 घटाओगे तो क्या आएगा आपका, A कॉमा B कॉमा C आएगा, ठीक है, A कॉमा B कॉमा C आएगा, तो उसके बाद यूनियन A कॉमा M है, तो आ जाएगा आपका A कॉमा B कॉमा C कॉमा M, ये आ जाएगा इसका I2 इन, ठीक है। अब जब इसका I2 मिल गया, जब इसका एंट्रेंस मिल गया यहाँ पे, जब इसका एंट्रेंस मिल गया, तब हम इसके आउट के
तब हम दोबारा से इसका आउट और बोल सकते हो इन कैलकुलेट करेंगे इस B3 वाले का, ठीक है, दोबारा से। इसीलिए कहते हैं जब भी साइकिल हो तो हमेशा हम 2 राउंड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसका आउट क्या हो, यहाँ पे इसका आउट अभी पहले 5 था, बट लेकिन जब हमने इसका इंटेंस कैलकुलेट कर लिया, इसका इंटेंस क्या है, ये आया, तो इसका जो आउट हो जाएगा वो 5 से हटके हो जाएगा आपका इसका इंटेंस A, B, C, M। अब जब इसका आउट ये आया तो इसका इन भी चेंज होगा, तो इन क्या होगा, O3, यहां लिख दो, कहाँ लिखा था मैंने, हाँ, इसका होगा I3 इक्वल टू O3 माइनस K3 यूनियन G3। O3 इसका चेंज हुआ, ठीक है, तो क्या आया, A, B, C, M माइनस K3 क्या था इसका, माइनस A यूनियन जेन क्या था, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, यहाँ से A घटेगा क्योंकि सेट डिफरेंस है, तो A यहाँ से कम होगा, तो आ जाएगा B, C, M यूनियन A। लेकिन यहाँ यूनियन अभी A, जेन का भी तो यूनियन जो है, जेन का भी तो यूनियन लोगे ना आप, उसमें A है, तो ये हो जाएगा A, B, C, M। तो इसका जो अब नया I3 आ जाएगा वो आ जाएगा A, B, C, M, ठीक है। तो बस इसमें यही चीज आपको सीखने वाली थी कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, साइकिल दिया हो और इसका आउट जो है इसके इंटेंस के बराबर हो, बट आप बैकवर्ड एनालिसिस कर रहे हो, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हो, तो आपको अभी इसका पहले से इंटेंस नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसी एक सिचुएशन दी हुई है अगर, तो उस केस में साइकिल अगर दिया हुआ है तो आपको 2 राउंड कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कितने, 2 राउंड आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूट करे। और ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो दूसरी कोई ना कोई एज जरूर दी होगी जहां से आप ऊपर वाले मतलब B2 का यहाँ से आउट फाइंड कर सकते हो, और आउट मिल गया आपको तो आप इसका इन भी फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे B2 का जो आउट है वो B4 के इन के बराबर किया, यहाँ पे, कहाँ पे, B4 कहाँ है, ये है, और B4 का इन कहाँ पे, ये, ठीक है। तो ये पूरी सिचुएशन थी। अब बेसिक ब्लॉक 1 के लिए बड़े आराम से फाइंड कर लो आप। बेसिक ब्लॉक 1 के लिए इसमें जेन क्या है, जेन क्या है, 5 है, और किल क्या है, A, B, C, M, ठीक है। अब इसके लिए I1 क्या होगा, इसके लिए I1 क्या होगा, इसके लिए I1 क्या होगा, O1 और बोल सकते हो O1 और माइनस K1 और यूनियन J1, ठीक है। और आउट इसका क्या होगा, आउट इसका होगा इसके इंटेंस के, लेकिन इसमें जो एंट्रेंस है आपका B2 का, B2 का एंट्रेंस क्या है आपका, ये B2 कहाँ है, B2 कहाँ है, B2 ये A, B, C, M, ठीक है। जो इसका एंट्रेंस होगा, ये एंट्रेंस होगा, ये इसके आउट के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या है, अब देखो, अब फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे यार जगह नहीं बची, यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। I1 इक्वल टू आउट ऑफ 1 माइनस किल ऑफ 1 यूनियन जेन ऑफ 1। आउट ऑफ 1 क्या है, ये A, B, C, M, और किल क्या है, किल भी सेम ही है, A, B, C, M, ठीक है। और जेन क्या है, 5 है, यूनियन 5, ठीक है। तो यहाँ से जब सेट डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, क्योंकि A, B, C, M से A, B, C, M ही तो कटा रहे हो, तो 5 आ जाएगा। तो इसका जो इन आएगा वो आएगा आपका 5, ठीक है। तो ये पूरा सिचुएशन है, इतना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो ध्यान देने वाली योग्य बात, जो बोल सकते हो ध्यान देने योग्य जो बात थी, वो थी आपकी कि जब भी साइकिल दिया हो तो उस केस में हम 2 राउंड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 2 राउंड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यहां से आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो खत्म होता है। एक क्वेश्चन और है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, मैं दे देता हूं, उसको होमवर्क कर लेना। वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो क्वेश्चन ये COA का भी है और कंपाइलर का भी है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेसिक ब्लॉक को स्टेटमेंट दिए हुए हैं, A बराबर 1, B बराबर 10, C बराबर 20, D बराबर A प्लस B, E बराबर दिया हुआ C प्लस D, F बराबर दिया हुआ C प्लस E, B बराबर दिया हुआ C प्लस E, और E बराबर दिया हुआ B प्लस F, और D बराबर दिया हुआ F प्लस E, और रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न करना है, रिटर्न यहाँ से रिटर्न करना है हमें, रिटर्न यहाँ से हमें
रिटर्न करना है, यहाँ से हमें रिटर्न करना है d+f, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोला गया है, ये सी प्रोग्राम दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें आपको बताना है कितने रजिस्टर का आप यूज करोगे, मिनिमम कितने रजिस्टर का इसमें यूज होगा, जिससे कि जो प्रोग्राम है वो विदाउट स्पेलिंग, बोल सकते हो विदाउट स्पेलिंग रन हो। स्पेलिंग का मतलब होता है कि स्पेलिंग का मतलब होता है जो डेटा है जब आप बिना डेटा को मेमोरी में ट्रांसफ़र करे हुए, ठीक है। स्पेलिंग मीन्स होता है डेटा को जब हम मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे बोलते हैं स्पेलिंग। तो इसमें बोला गया है कि हम assuming that all operations take their operands from registers, what is the minimum number of registers needed to execute this program without spelling? मतलब विदाउट स्पेलिंग मतलब डेटा को मेमोरी में बिना ट्रांसफर किए, ठीक है। हमें रजिस्टर में ही रखना है, मेमोरी में ट्रांसफर नहीं करना है, तो उसको बोलेंगे विदाउट स्पेलिंग। हम मिनिमम कितने रजिस्टर में इस कोड को बोल सकते हो कैलकुलेट कर सकते हैं, बोल सकते हो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। हालांकि इसका सॉल्यूशन जो है मेरी नोट्स में लिखा हुआ है, बट एक बार आप ट्राई करना बिना सॉल्यूशन के, ठीक है। तो यहां से आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन खत्म होता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया है मैंने, ठीक है।